14 अक्टूबर। हाँ, तो हम लोग दोनों चीज का हो रहा है, और इसी में मान्यवर साहब का भी 9 अक्टूबर 2006 को देहांत हुआ था। इसका हम लोग का महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज, उसके बाद राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का 13वां अधिवेशन है, और इसके विषय में भी हम चर्चा करनी है। तो हम सबसे पहले भगवान बुद्ध के विषय में कुछ बातें बोलना चाहूंगा। बाकी वक्ता बहुत खुल बोल चुके हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का। कि जब भगवान बुद्ध को हम लोग कई दृष्टिकोण से देखते हैं, हम एक सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से देखते हैं, समाज सुधारक के दृष्टिकोण से हैं, वो एक शांति के प्रतीक। आज उनका एक ऐसा शोध रहा जिसके चलते आज पूरे विश्व में बुद्ध धर्म को अपनाया जा रहा है। दूसरा कोई ऐसा धर्म नहीं है जितना भी पूरे विश्व में इनकी मान्यता हो, और ये धर्म के माध्यम से एक शांतिपूर्ण वातावरण सब लोग बनता है। हम लोग बाबा जब भगवान बुद्ध के बाद, जब ज्ञान प्राप्ति के बाद, जब बुद्ध ज्ञान प्रतिभा चले और सारनाथ में शिक्षा देने के बाद जब साथ प्रचार किए, तो बहुत लंबे समय से जो भी था, तो सम्राट अशोक ने उनकी यादगार में अनेकों जगह अनेकों प्रकार की चीजें बनाई, जिसके यादाश्त में आज उनके हम लोग पुरातत्व विभाग खोज करके, और कुछ बहुत सारी चीजें मिलती है जो हम लोग के एक रहता है कि हम भगवान बुद्ध की मूर्ति नालंदा विश्वविद्यालय से लेकर के बहुत सारी चीज प्राप्त होती है। उसके बाद बीच में गैप हो जाता है बहुत दिन का, लंबे समय का। अन्य महापुरुष हमारे समाज के, बहुजन समाज के आते हैं, बहुत सारी चीजें लाते हैं, दिखाते हैं, उन लोगों में आता है। उसके बाद जब बाबा साहब अम्बेडकर फिर पुनर्जीवित करते हैं उस याद को, और याद में आते हैं, तब जब बौद्ध धर्म अपनाने के बाद जब 10 लाख लोगों के साथ महाराष्ट्र में अपनाते हैं, तो फिर रोजगार होता है कि बौद्ध धर्म का आगे प्रचार प्रसार बढ़ा, और लोगों ने जानकारी बढ़ी, हम लोग जाने, और सब लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद फिर एक लंबी गैप हो गया कि बाबा साहब को भी लोग भूलने लगे। बाबा साहब को बोल रहे हैं, बुद्ध धर्म को बोल रहे हैं। तब मानवर काशी साहब आते हैं, और उनने अपने संघर्ष कथा उनको बहुत डिटेल्स में कही जा चुकी है, बताई जा चुकी है, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन उन्होंने अपने संघर्ष से फिर बाबा साहब और वह बुद्ध को फिर याद किया, और उनके मार्ग पर चलने के लिए प्रयत्न किया। जैसा कि बहुत वक्ताओं ने पहले किया कि उन्होंने भी कहा था कि हम करोड़ों लोगों के साथ बनेंगे, लेकिन वो मौका नहीं मिल पाया, वो नहीं जिंदा रह पाए उतना दिन। लेकिन अब हम लोग उनके विचारों को सब महापुरुषों से कुछ कुछ अपना करके हम लोग चले, और बढ़ाने की जरूरत है। इसमें जब बढ़ेगा, आगे हम लोग बढ़ेंगे समाज को बढ़ाने की। आज जो समाज की स्थिति हम देख रहे हैं चारों तरफ से, वो हम लोग की अज्ञानता, पढ़े लिखों का, लोग तो कहते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि जो अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे लोग नहीं जानते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जब जो लोग जानते हैं वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, जो नहीं बता पाते हैं कि जो ये क्या चीज है, और अनपढ़ लोग, जो लोग है या अशिक्षित लोग जो है वो जाने और मार्ग पर चलने के प्रयास करें। तो उस चीज को बताना जरूरी है। इस चीज में बहुत अच्छा हमें लगा। हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का 2017 में जुड़े। पटना में एक कार्यक्रम था, पटना करते हैं, वहां पर आए थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय। वहां पर आए, उनसे बातचीत हुई, समय हम लोग देखे, हमें बहुत अच्छा लगा राष्ट्रीय महोदय का काम और काम करने का तरीका। जो प्रचार प्रसार, हम भी बहुत लास्ट में जुटे, लेकिन हमें लगा कि ये प्रचार प्रसार इससे बहुत अच्छा हो सकता है। और हम लोग तो नौकरी में रह के उतना समय नहीं दे पाए, फिर भी हम लोग कुछ लगे हुए हैं कि कुछ और प्रयास किया जाए। लेकिन उसके बाद फिर मैं सारनाथ गया 2018 में, सारनाथ में, वहां भी देखा कि बहुत अच्छा आयोजन है, बहुत अच्छे तरीके से बताया जा रहा है ना, बहुत काफी लोगों की उपस्थिति थी। तो एक अच्छा सामाजिक माहौल बना और बन रहा है, लोगों को बताने की जरूरत है। बताने के लिए मेरा जो इसमें पहले से भी एक कमी आ रही थी, और जो दे रहे कि जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम, इसको और ज्यादा से ज्यादा, खासकर बिहार की बात मैं करता हूँ, कि उस टाइप का नहीं होता है। मैं कि बीच बीच में 10 आदमी, 20 आदमी, 25 आदमी का ग्रुप बना के 5 गो प्रशिक्षित लोग, चाहे उत्तर प्रदेश से, चाहे महाराष्ट्र से, चाहे मध्य प्रदेश से, हमें और 10 20 आदमी का ग्रुप बना करके
2-2 दिन 3-3 चीज का प्रशिक्षण उन्हीं के यहाँ रह करके लोग दिया जाए, ताकि हम लोग कुछ कैडर टाइप का तैयार करें, बाबा साहब के बुद्ध के विचारों को हम लोग बचाएं और इसको बढ़ाने का हम लोग काम करें, और उससे ही हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की और मजबूत और आपकी आवाज नहीं आ रही साहब। आदरणीय अध्यक्ष जी, डॉक्टर साहब, मुंशीदास जी की आवाज नहीं आ रही। हाँ, अब आ रही है आवाज? जी अब आ रही है आ रही साहब। है। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, तो हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय साहब से, संघ के पदाधिकारी साहब, सब लोग से मेरा निवेदन है कि इसमें इस टाइप का छोटा छोटा और भी कार्यक्रम कराया जाए, खासकर 5 आदमी 7 आदमी का ग्रुप भेजा जाएगा, कुछ महिलाओं लोग का ग्रुप भेजा जाए, तो 10-10 20-20 आदमी करके एक छोटा छोटा रूप में तैयार करें, है ना, और उनको विचारों से लैस करें, उनके कर्मभूमि को, हिम्मत को, उनके साहस को बढ़ा करके और विचार को बढ़ा करके हम लोग इस काम को, मुकाम को आगे बढ़ावें। आने वाली परिस्थिति जिस तरह से खराब होते जा रही है, उत्तर प्रदेश और सब जगह देख रहे हैं हम लोग, बिहार सब जगह है, इसको हम लोग इस विचारधारा से ही बढ़ा सकते हैं, बाबा साहब की विचारधारा, भगवान बुद्ध की विचारधारा को, और इनके जो कार्यक्रम है अपना राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। हम लोग मानव काशीराम जी के संघर्ष को तो देख रहे हैं, सब लोगों ने है, उनकी इतनी अच्छी अच्छी सोच थी, उन्होंने वही कहा था कि जो जमीन सरकारी वो जमीन हमारी, वही इस टाइप की उनकी एक एक चीजें थी जो याद करने वाले हैं, और उस पर चलने की जरूरत है। हम लोग उसमें सहयोग करेंगे, आगे रहें। हमारे अध्यक्ष महोदय और सभी समय को बस इतना ही कहकर अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ, ज्यादा समय नहीं लेते हुए। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। है ना। अभी आप डॉक्टर मुंशी प्रसाद जी, वरिष्ठ साथी हमारे बिहार प्रदेश नेता साथियों, बहुत अच्छा उन्होंने बात रखी, तथा संगठन के लिए भी चर्च की मान्यवर साहब की भी उन्होंने संघर्ष को बताया। अब मैं अगले वक्ता के रूप में आगरा उत्तर प्रदेश से पूर्व पार्षद जी, वरिष्ठ साथी, पूर्व कोषाध्यक्ष माननीय इंद्रजीत सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना संबोधन करें, अगर जुड़े हैं तो। आदरणीय इंद्रजीत सिंह, आगरा उत्तर प्रदेश। सर, और अगले वक्ता हरिप्रसाद बौद्ध। नाम नहीं दिख रहा सर, उनका नाम नहीं दिख रहा उनका। मास्टर श्रीपाल बाबूजी की आईडी से जुड़ते हैं। मास्टर श्रीपाल बाबूजी, आगरा। मैं ऑप्शन दे देता हूं उनको खुलने के लिए, वो खुल सकते हैं। अगले वक्ता हरिप्रसाद बौद्ध जी अगर जुड़े हों। कहाँ से आवाज गायब हो रही है, साउंड खोलिएगा। मेरी आवाज आ रही है साथी लोगों? आ रही है साहब, आ रही है। मैं माननीय पूर्व पार्षद इंद्रजीत सिंह, आगरा उत्तर प्रदेश जी से निवेदन कर रहा हूं, अगर वो माइक अनम्यूट करें तो कृपया अपना संबोधन करें। नेक्स्ट हरिप्रसाद बौद्ध जी बाबूजी, दिल्ली प्रदेश से हमारे वरिष्ठ साथी हैं, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के। अगर वो मेरी आवाज को सुनने हो तो कृपया वो भी जुड़े। कोई बात नहीं।
शायद जुड़ नहीं पाए हैं ये साथी हमारे। मैं अब आगे अध्यक्ष जी आगे अगले वक्ता के रूप में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं काशीपुर उत्तराखंड से पेंटर साहब जगन्नाथ जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें, अपना संबोधन करें और समय का विशेष ध्यान रखें। आदरणीय पेंटर जगन्नाथ जी काशीपुर उत्तराखंड से। को नमो बुद्धाय। अभी तो वो थे जी। आवाज आ रही है साहब? आप बोलिए। आवाज आ रही है? जी जी बोलिए आप। नमो बुद्धाय, जय भीम। जी नमो बुद्धाय, जय भीम। मान्यवर, मैं जगन्नाथ पेंटर रामनगर डिस्ट्रिक्ट नैनीताल उत्तराखंड से हूँ। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध से लेकर के मान्यवर काशीराम साहब तक और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जितने भी फुल टाइमर हमारे साथी हैं और जो आज की तारीख में अपना गृह त्याग करके धम्म के कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं, माननीय धर्म प्रकाश भारती और पूरे भारत में जो बहुत अच्छे तरीके से बड़ी बारीकियों से पूरे भारत में समझाने का काम कर रहे हैं, कैडर देने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब तथागत गौतम बुद्ध से लेकर के बाबा साहब से लेकर के मान्यवर काशीराम साहब तक सभी को समझाते हैं। एक दिन से लेकर के 5 दिन तक का कैडर देने वाले आदरणीय आचार्य इंजीनियर किशोर बौद्ध जी को भी सबके साथ नमन करता हूँ। साथियों, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो जन्म हुआ 2007 में हुआ इको बज रही है सब। और 2007 में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एक धम्म के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए इसको जन्म क्यों देना पड़ा? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इस संस्था के संस्थापक भी रहे हैं, आज भी हैं, आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, माननीय धर्म प्रकाश भारती जी। और हमारे सबसे बुजुर्ग जिन्होंने संगठन को बहुत अच्छा संभाला, बाबूजी अशोकायन जी। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को जन्म देने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। तथागत गौतम बुद्ध का जो धम्म था, तथागत गौतम बुद्ध से लेकर के बाबा साहब तक जिन जिन महानुभावों ने जो जितना भी काम किया, जैसा भी काम किया, जैसे कि
पेरियार स्वामी, कबीर दास, रविदास जी, गुरु रविदास जी और गुरु नानक जी, इन्होंने पहले धम्म का ही काम करते थे, लेकिन गुरु नानक जी को एक सिख पंथ में ले लिया। ये बात की बातें हैं। उसके बाद बाबा साहब आए। बाबा साहब ने सबको पढ़ा। सबको पढ़ने के बाद सामाजिक संगठन भी बनाए, अपने अखबार भी निकाले, और उसके बाद हमारे भारत के अंग्रेजों के टाइम में एक वासराय हुआ करते थे, जिनका नाम था लिट लिन गो। जब बाबा साहब का सामना उनसे हुआ तो बाबा साहब एक एप्लीकेशन लेकर के गए थे उनके सामने कि वासराय साहब, आप इन हिंदुओं के कहने से, ब्राह्मणों के कहने से आप मंदिरों को इतना पैसा देते हो, आप मुस्लिम समाज को इतना पैसा देते हो, क्रिश्चियन समाज को इतना पैसा देते हो, लेकिन आपके बजट में कभी दलित नहीं आते। ये अस्पृश्य लोग हैं, नाम कहीं भी नहीं है। लिथलिंगो वाइसराय जो थे, उन्होंने कहा कि जो आप कहना चाहते हैं खुल करके कहिए। तो बाबा साहब ने कहा कि मैं, जो मेरा समाज है वो अस्पृश्य है, दलित है, अछूत है, वो हिंदू भी नहीं है, वो मुसलमान भी नहीं है, वो क्रिश्चियन भी नहीं है। ब्राह्मणों ने इन्हें किसी जगह भी नहीं रखा है। 4 वर्ण बनाए हैं। सबसे पहला वर्ण है, सबसे ऊपर उन्होंने ब्राह्मण को रखा है, दूसरे नंबर पर क्षत्रिय को रखा है, तीसरे नंबर पर वैश्य को रखा है, चौथे नंबर पर शूद्र को रखा है। लेकिन हम 5वां वर्ण जो है, हमारा पता ही नहीं है। हम वो अस्पृश्य लोग हैं, हम वो अछूत लोग हैं कि जो आपके गुलाम हैं। वो ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं और यहाँ के और लोग हैं, लेकिन हम इनके गुलामों के भी गुलाम रहे हैं और इनके ऐसे रहे हैं। उन्होंने, ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि वक्ताओं ने पहले से बहुत कुछ बताया है। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि हम गुलामों के भी गुलाम हैं और हमें भी आपकी मदद की जरूरत है, हमें भी आपकी मदद की जरूरत है और आप हमारी मदद कीजिए। लिथलिन गो वासराय साहब बोलते हैं कि बताइए आप क्या चाहते हैं कि जो मेरा अस्पृश्य समाज है, जो मेरा दलित अछूत समाज है, इस समाज को शिक्षा के लिए हमें थोड़ी मदद चाहिए। तो वासराय साहब बोले कि बताइए कितना पैसा चाहिए। तो बाबा साहब ने 3 लाख रुपया उस समय मंजूर कराया था अंग्रेजों के समय में, और 3 लाख रुपया बाबा साहब को कहा कि भाई हमने ये अवमुक्त करके आपको रुपया दे दिया है, अब आप जो करना चाहें। तो उन्होंने कुछ कन्याओं को पढ़ाना चाहा। उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं इससे अच्छा अपने जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने, माता राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले ने जिन बच्चों को पढ़ा करके इंटर तक पहुंचाया, और जो लोग उस समय ग्रेजुएशन कर रहे थे,
ग्रेजुएशन कर रहे थे, उन लोगों को मैं विदेश भेजना चाहता हूं, और 10 से 16 तक लड़कों को उन्होंने उच्च कोटि की पढ़ाई के लिए, ग्रेजुएशन के लिए विदेश भेजने का मन बनाया और उन्हें विदेश भेजा। उस समय बाबा साहब की सोच ये थी कि ये बच्चे जब वहां जाएंगे पढ़ने के लिए और पढ़ करके आएंगे, मेरा ही जैसा बन करके आएंगे। जब मेरे जैसे लोग, लगभग 10 लोग भी मेरे साथ हो जाते हैं, तो मैं भारत में क्या से क्या कर दूंगा। यहाँ का जो हुक्मरान रहा है, जो जिसे आज हम अछूत कहते हैं, ये जितना भी बड़ा समुदाय है, 85% समुदाय है, ये इस देश का हुक्मरान रहा है। इस देश की धरती सब इन्हीं लोगों की है, ये इस देश के मालिक हैं। लेकिन ब्राह्मणों ने और ये विदेशी लोग जो हैं, इन्होंने मूल निवासियों को मार मार करके इतना मारा कि वो जंगलों में भाग करके उन्हें शरण लेनी पड़ी। हमारे लोग जंगल में जाकर के प्राचीन काल में और नग्न अवस्था में रहते थे, कुछ पत्ते लगाते थे, कुछ लगाना नहीं जानते थे। उस समय एक जिक्र आता है, मैंने एक पढ़ी थी मोहम्मद बिन कासिम की। मोहम्मद बिन कासिम अरब देशों से हमारे भारत में व्यापार करने आया करते थे, और समुद्र के रास्ते जब व्यापार करने आया करते थे, कलकत्ते के किनारे से जब वो अपनी नाव लाते थे, उस किनारे पर जंगल में कहीं भी खाना खाने के लिए या किसी आराम के लिए अपनी नौकाओं को लगाते थे। तब उन्होंने उन व्यक्तियों को भी देखा जो बिल्कुल नग्न हुआ करते थे। उन्होंने सबको बुला करके मालूम किया कि भाई ये क्या बात है, आप लोग ऐसा क्यों रहते हैं। तो वो उनकी भाषा वो नहीं समझ पाते थे, और मोहम्मद बिन कासिम उनकी भाषा नहीं समझ पाते थे। जो हमारे अस्पृश्य लोग जो जंगल में रहा करते थे, वो मोहम्मद बिन कासिम की भाषा नहीं समझ पाते थे। लेकिन कुछ वर्ग हमारा जो कुछ वर्ग था, वो जो हमारा कुछ वर्ग था, वो वर्ग कुछ नदी पार करके शहरों में भी जाया करता था। उनको ये भाषा लगभग आती थी, और उस समय जो चलन था पाली भाषा का था। जो हमारी मातृभाषा थी, जो हमारी यहाँ की भाषा थी, वो पाली भाषा थी। संस्कृत भाषा का तब तक जन्म नहीं हुआ था। तो उस समय मोहम्मद बिन कासिम ने उन लोगों से संपर्क करके, भाई ये जंगल में कौन से लोग रहते हैं, उन लोगों ने बताया कि ये हमारे भाई हैं, हम यहाँ से झूठन उठा करके लेके जाते हैं, उसे नदी पार करते हैं, और अपने परिवार के लोग, अपने कुली के लोग, अपने कबीले के लोग, उन्हें हम जाकर के देते हैं। ऐसे लोग शहर के अंदर बहुत हुआ करते थे। और जब मोहम्मद बिन कासिम को इस बात पर मोहम्मद बिन कासिम के आंसू आ गए, और उन लोगों से उन्होंने बात की, मैं बहुत शॉर्ट में सुना रहा हूँ। बात करने के बाद उन्होंने कहा कि इसका निराकरण हम निकाल करके आपको देंगे। इस बार हम आ रहे हैं, आकर के हम अपना व्यापार कर लें, व्यापार करने के बाद हम फिर अपने देश जाएंगे, अपने देश से वापस लौट करके आएंगे। समय का भी ध्यान रखें आदरणीय पेंटर साहब, थोड़ा समय का भी ध्यान रखें। वहां से आने के बाद दोबारा जब वो लौटे तो उन लोगों से बात की। उन्होंने एक बात कही कि आप लोग सब ठीक हैं, अच्छे हैं, और हम लोग जो हैं, हम आपको हमारे साथ आप कलमा पढ़ लो, आप मुसलमान बन जाएंगे। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो आज के टाइम में जो यहाँ पर मुस्लिम है, वो भी हम मूल निवासियों का ही खून है। अब मैं आता हूँ सीधे बाबा साहब पर। बाबा साहब ने वो काम किया, जो लोगों बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजा। उसमें से एक बालक हमारे देश के राष्ट्रपति बने,
KR नारायण, उनमें एक बच्चा वो भी था। उसके बाद बाबा साहब 1956 6 दिसंबर को हमारे बीच से चले गए। उस समय हम तो पैदा नहीं हुए थे, लेकिन हमारे जो दादा थे, जो परदादा थे, वो वहाँ के वंशज हैं, मध्य प्रदेश मुरैना जिले के वंशज हैं। वो बाबा साहब के साथ काम करने वाले हुआ करते थे। उसके बाद जैसे 56 में मरे, उसके बाद सीधे सीधे काशीराम जी आए। सबसे बड़ा नमन करता हूँ मैं माननीय दीना भाना जी को, जिनके कारण मान्यवर काशीराम साहब ने 3 दिन तक उनकी बात को सुना और उस पर चिंतन किया, मनन किया, और उन्होंने सोचा कि बाबा साहब की जयंती होनी चाहिए, जयंती मनानी चाहिए, और इसको लेकर के मैं आगे कदम उठाऊंगा। और मान्यवर काशीराम साहब ने आगे कदम उठाए, और उसके बाद कारवा जो बन के आया मान्यवर काशीराम साहब का, वो सब आपके सामने है। मान्यवर काशीराम साहब बड़े बड़े बुद्धिजीवी इस बात पे बोल चुके हैं, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। मैं सीधे सीधे फिर आता हूँ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा पर। मान्यवर काशीराम साहब, आदरणीय पेंटर साहब, समय का भी बहुत विशेष ध्यान रखें। आदरणीय पेंटर साहब, मेरी आवाज अभी चंद मिनटों में ही चंद्रा जी, चंद मिनटों में ही मैं अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। अब आइए, हमारे जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय आचार्य हैं और राष्ट्रीय संयोजक रहे बाबूजी अशोकायन जी, संघ प्रिय गौतम जी, ये ऐसे बहुत सारे लोग बैठे और सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी ली। और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी माननीय राष्ट्रीय आचार्य किशोर बौद्ध जी ने ये जिम्मेदारी ली। और जिम्मेदारी लेकर राष्ट्रीय किशोर बौद्ध जी मान्यवर काशीराम साहब के सामने भी कैडर दिया करते थे। और मैंने सर्वप्रथम जो मेरा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में प्रवेश हुआ, मुझे जाने का मौका मिला, वो मेरा इतना बड़ा सौभाग्य रहा कि 2009 में मेरी बात माननीय धर्म प्रकाश भारती जी से हुई। मैंने कहा, साहब मैं बहुत परेशान हूँ, अपनी जिंदगी से परेशान हूँ, मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घट चुकी है। जो मैंने उन्हें बताया, मेरी बीवी, मेरी अर्धांगिनी 2003 में कैंसर होने के कारण वो चल बसी थी और मैं दिमागी तौर पर बहुत परेशान था। ये बात मैंने उन्हें बताई। वो इसलिए बताई कि हमारे उत्तराखंड के वो प्रभारी रहे। ये सोच करके मैंने उनसे कहा, मान्यवर धर्म प्रकाश भारती जी ने मुझसे ये कहा कि पेंटर साहब, आप कोई उल्टा सीधा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। और हम एक प्रोग्राम रख रहे हैं, 1 महीने के बाद है, और इस प्रोग्राम में आप आइए। यदि आपका मन करता है तो आप जुड़ें, और मन नहीं करता है तो उसके आगे का रास्ता भी हम आपको बताएंगे, हम आपको आगे का रास्ता बता सकते हैं। तो वो पहला एक ऐसा अधिवेशन था, बौद्ध भिक्षुओं को, एक बौद्ध भिक्षुओं का बहुत बड़ा जनसमूह लेकर के एक ऑडिटोरियम में साहब ने एक मीटिंग रखी थी, सेमिनार रखी थी। उसमें बुद्धा एंड हिज धम्मा, लगभग 1000 से भी ज्यादा पुस्तकें, हमारा जो धम्म है, जो हमारा ग्रंथ है, जिसे आज तक मैं माथे पर लगाता हूँ, और कम से एक बार तो मैं पढ़ चुका हूँ, दोबारा फिर मैं उसे स्टार्ट कर रहा हूँ। वो सबको बांटे, मुझे भी मिला। और मिल करके उसी दिन मैंने अपना समर्पण भिक्षु संघ को कर दिया। उसके बाद कुछ दिन बाद फिर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने आगरा में गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज में एक प्रोग्राम रखा, 2 दिवसीय।
कैडर कैंप, उस कैडर कैंप में मुझे बुलाया गया, मैं यहाँ से गया और जब मैंने वो कैडर सुना, राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर बौद्ध जी को जब सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद भारत के अंदर होंगे एक दो लोग, हो सकते हैं, नहीं कह सकता मैं, लेकिन ऐसे आचार्य शायद हमें मिलना आगे के लिए मुश्किल हो जाएंगे। मैंने आत्मसमर्पण कर दिया उनके सामने और तब से लेकर के आज तक मैंने मध्य प्रदेश भी मैं गया, सारनाथ भी मैं गया, सांची वगैरह, और बौद्ध गया भी मैं गया, नागपुर भी मैं गया कई बार, 5-5, 2 दिन का, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का, 4 दिन का कैडर मैंने लिया है। और मैंने ये संकल्प भी लिया है, मैं जीवन पर्यंत यही काम करूंगा। और मान्यवर साहब से मैंने एक वादा किया था कि मान्यवर काशीराम साहब ने अपनी उम्र में, अपने कार्यकाल में जितने भी हीरे तराशे थे, जितने भी पत्थरों को तराश करके हीरा बनाया था, उन हीरों को किसी कारणवश चमचों के जरिए, चापलूसों के जरिए और दलालों के जरिए, जो ना समझी में बहन जी ने पूरे भारत में बिखेर दिया, आज तक पता नहीं वो कहाँ कहाँ पड़े हैं। ऐसे ऐसे हीरो को छांट छांट के, जो मेरे साथ के लोग थे, जो मेरे साथ मान्यवर काशीराम साहब के साथ चलते थे, उन लोगों को छांट छांट करके मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की झोली में डालूंगा। और वही काम मैं कर रहा हूँ। मैं ज्यादा बोलना तो जानता नहीं हूँ, लेकिन ये काम करता रहूंगा, जीवन पर्यंत करता रहूंगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ राष्ट्रीय आचार्य जी को, जिन्होंने कैडर देके मेरी जिंदगी बदल दी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ स्वर्गीय संघ प्रिय गौतम जी को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बड़े सबसे ज्यादा उम्र के हमारे बाबूजी अशोक का एडवोकेट अशोकायन जी को, कि जिनके प्रवचन सुन करके मेरी जिंदगी बदल गई और मैं यहाँ पर आ गया। जो मेरा असली काम था उस काम पर मैं लग गया और मैं जीवन पर्यंत ये काम करता रहूंगा। चाहे मुझे कुछ भी कहे, कितनी गालियां बके, कितना बुरा भला कहे या मेरे कोई कितनी भी बेइज्जती कर दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं ये काम करता रहूंगा। अपनी 2 बातों के साथ साथ मैं अपने वक्तव्यों को विराम दूंगा और ये मैं समर्पित करता हूँ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सबसे बड़े हमारे एक संयोजक हमारे बाबू अशोकायन जी, हमारे राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर बौद्ध जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूरी कमेटी को राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को समर्पित करता हूँ। केवल 1 मिनट में मेरी बात सुन लीजिए। ये जरा हल्ला हो रहा है, ये इनका माइक म्यूट कर दें। मेरी बात केवल सुन लीजिए कि परिंदे भी नहीं रहते पराये आसियानों में, परिंदे भी नहीं रहते पराये आसियानों में। हमने उम्र गुजार दी किराए के मकानों में। मर जाओगे, लुट जाओगे, तुम्हारा सब कुछ लुट जाएगा। अपनी इज्जत बचाने के लिए उठो, छीन लो अपने हकूकों को, नहीं तो तुम्हारी दास्तां भी ना रहेगी दास्तानों में। एक शब्द और कहना चाहता हूँ। अरे पेंटर साहब थोड़ा सा चलो समय हो गया। हाँ, बस ये लास्ट शब्द है मेरा। समय हो रहा है। उठो, मरी कौम के गरीबों को जगा दो। ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को समर्पित है।
उठो मरी कौम के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो, और जिस खेत से न हो मैसर दहका को रोटी, उस खेत के भूसे गंदुम को जला दो। इन्हीं शब्दों के साथ सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। आपने मेरी बात सुनी, आपने मुझे समय दिया, इस बात के लिए आपको नमन करता हूँ। पूरी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को नमन करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय पेंट। अभी आप आदरणीय उत्तराखंड के सुनने के साथियों, और मैं अगले वक्ता के छत्तीसगढ़ से महिला विंग की राष्ट्रीय संगठन सचिव आदरणीय पास्ता जी रविता लक्कड़ जी को आमंत्रित करता हूँ संबोधन के लिए उपस्थिति दर्ज कराएं। और साथ ही अगले वक्ता महाराष्ट्र नागपुर से राष्ट्रीय महासचिव महिला विंग की आदरणीय निरंजना विनोद पिपरजी जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो भी तैयार हैं अगले वक्ता के रूप में। आदरणीय रविता लक्कड़ जी बहुत अच्छा बोलती हैं साथियों, राष्ट्रीय धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चंद्रा साहब, शुरुआत। नत्थी में शरणम अज्जय, बुद्धो धम्मो संघो में शरणम वरण, एते न सज्ज वज्जे न हो तुम्हें जय मंगलम। मेरी आवाज आ रही सर? आप सबको कंप्लीट आ रही मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। धन्यवाद सर। नत्थी में शरणम अज्जय, बुद्धो धम्मो संघो में शरणम वरण, एतेन सज्ज वज्जेन हो तुम्हें जय मंगलम, हो तुम्हें जय मंगलम, हो तुम्हें जय मंगलम। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, सिर्फ बुद्ध धम्म संघ ही मेरी शरण है। इसी सत्य वचन से मेरा, तुम्हारा और सबका मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। सर्वप्रथम विश्व को मैत्री, करुणा और शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध, संविधान के निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के चरणों में मैं त्रिवार नमन करती हूँ। समय समय पर जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों को मैं त्रिवार नमन करती हूँ। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक परम आदरणीय माननीय धम्म प्रकाश भारतीय जी को मैं क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय कहती हूँ। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के 13वें स्थापना दिवस के मंगल अवसर पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन दिनांक 12, 13, 14 अक्टूबर 2020 के कार्यक्रम में हम सभी उपस्थित है तो जूम वेबिनार के माध्यम से, लेकिन एहसास नहीं होता कि हम फिजिकली एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं। यह एहसास धम्म प्रकाश भारतीय जी ने और पूरी टीम ने एहसास करा दिया इस लॉकडाउन में भी कि हम सब एक साथ है, आमने सामने हैं और बहुत करीब है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सबसे पहले अध्यक्षता कर रहे हैं किशोर बौद्ध जी को मैं जय भीम। मुख्य अतिथि माननीय चंद्रहास गौतम जी, मुख्य वक्ता बुद्धिनाथ प्रजापति जी, विशिष्ट अतिथि माननीय उपासिका निरंजना विनोद पिंपर जी, विशिष्ट अतिथि में है हरिप्रसाद गौतम जी, इंद्रजीत सिंह जी और डॉक्टर मुंशी प्रसाद जी। संचालन कर रहे हैं BL चंद्रा जी को। नमो बुद्धाय। स्थापना बौद्ध महासभा की 2007 में आगरा में बाबूजी अशोकानंद एवं धम्म प्रकाश भारतीय जी के माध्यम से बीज डाला गया और आज ये बीज फल फूल के बहुत बड़ा हो गया। इसकी जड़ें बहुत मजबूत हो गई है और कहा जाता है कि जहाँ जड़ें बहुत मजबूत हो जाती है वहां उसकी शाखाएं भी बहुत मजबूत हो जाती है। और हम उन शाखाओं का वो एक दृश्य देख रहे हैं कि हर जगह करीब करीब 22 से 23 राज्य में ये शाखाएं पहुंच चुकी है और बहुत मजबूती से काम कर रही है। मैं इस कार्यक्रम को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से प्रारंभ करना चाहूंगी। और उसके पहले अभी 9 तारीख को हमने मान्यवर जी के परिनिर्वाण को सत नमन करते हुए मैं 2 शब्द से मान्यवर जी को संबोधित करना चाहूंगी। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को पुनः जीवित करने वाले, देश के वंचित, उपेक्षित, पीड़ित, शोषित, दलित, पिछड़ों के अंदर सम्मान व स्वाभिमान की भूख पैदा करने वाले, सत्ता शासन में हिस्सेदारी दिलाने वाले,
सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के महानायक, बहुजन समाज पार्टी के मसीहा मान्यवर कांसीराम साहब जी को मैं सत सत नमन करती हूँ, सत सत नमन करती हूँ। बाबा साहब के 2 शब्द से मैं अपने बातों को रखना चाहूंगी। बाबा साहब ने कहा था, गुलामी इतनी बुरी नहीं है जितनी, बाबा साहब ने कहा था, खामोशी उतनी बुरी नहीं जितनी बुरी, सॉरी मैं भूल रही हूँ शायद, खामोशी इतनी बुरी नहीं, मैं कुछ भूल रही हूँ, मैं इसके आगे की बातों को रखना चाहूंगी। जुल्म इतना बुरा नहीं जितनी बुरी खामोशी है। त्रुटि के लिए मैं फिर से क्षमा प्रार्थी हूँ, बच्ची हो क्षमा कर दीजिएगा। जुल्म इतना बुरा नहीं जितनी बुरी खामोशी है, बोलना सीख जाओ वरना पीढ़ियां गूंगी हो जाएगी, पीढ़ियां गूंगी हो जाएगी। ये बाबा साहब ने तब कहा था जब हमने बोलना नहीं सीखा था, और आज हम बोलना सीख गए हैं। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से सप्ताह में 3-4 बार कंटिन्यू जो हम सुन रहे हैं, उसके माध्यम से हम बहुत अच्छे से बोलना सीख गए। और यकीन मानिए हमारी पीढ़ियां भी बोलना सीख गई है। अब हमारी पीढ़ी गूंगी नहीं रहेगी, इसके लिए तो बहुत बहुत साधुवाद मैं परम आदरणीय धम्म प्रकाश भारती जी को देना चाहूंगी। और मैं अपनी बातों को एक कहानी के माध्यम से रखना चाहूंगी। ये कहानी हालांकि आप सभी लोग सुने होंगे और जाने होंगे, लेकिन पुनः एक बार इस कहानी के माध्यम से मैं अपनी बातों को रखना चाहूंगी। एक बार एक जंगल में आग लग जाती है। वो जंगल के पास से एक बहुत बड़ी नदी बहते रहती है। बहुत ही सुहाना मौसम रहता है वहां पे। सभी प्रकार के जानवर, जीव जंतु, पक्षी सभी वहां मिलजुल कर रखते हैं। बहुत ही अच्छा वातावरण रहता है। पास में ही एक प्यारी सी नदी बहते रहती है और सभी आपस में बड़े प्रेम से रहते हैं। लेकिन अचानक होता क्या है कि उस जंगल में आग लग जाती है, और वो आग इतनी भयानक होती है, इतनी भयानक होती है कि सारा जंगल धू धू करके जलने लगता है। उसी बीच एक छोटी सी चिड़िया, एक नन्ही सी चिड़िया के दिमाग में आता है कि क्यों ना इस जंगल को बुझाया जाए। वो जाती है, पास में जो नदी बहती रहती है उस नदी के पानी को अपने चोंच में लाती है और धीरे धीरे उस जंगल में डालते रहती है। उसके उस पानी को डालने की वजह से उसके जो पंख है वो भी झुलस जाते हैं। पास में बैठा कौवा उसकी हंसी उड़ाता है, उस पे हंसता है, अरे ये छोटी सी चिड़िया, तू क्या जंगल को बुझा पाएगी, तू तो इतनी नन्ही सी है, तेरे तो पंख भी झुलस रहे हैं, कुछ देर में तू मर जाएगी, तू क्यों कर रही है ऐसा। तब वो चिड़िया उत्तर देती है, वो उत्तर सुनने लायक रहता है। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी मेरे सभी उपासकों का। चिड़िया बड़े प्यार से उत्तर देती है, कहती है कि जब ये जंगल का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा तब मेरा नाम वहां पे लिखा जाएगा कि मैं जंगल की आग बुझाने वाली में थी, और तुम्हारा नाम जो है वो जंगल को आग लगाने वाले में रहेगा, मुझे चिढ़ाने वाले में रहेगा। ये बातें जो कौवे से जो चिड़िया बातें करती रहती है, आसपास के जानवर भी वहां पे सुनते रहते हैं। और जब ये बात वहां के हाथी के कान में सुनाई देती है तो हाथी खड़े हो जाता है, और जब उनकी बातों का असर होता है तो वो भी अपने सूंड में भर भर के वो पूरा पानी लाते रहता है। उसको देखते हुए वहां पे जितने हाथी रहते, पूरे हाथी का झुंड जो रहता है, वो धीरे धीरे करके अपना सूंड से पानी ला ला के एक स्थिति ऐसी आती कि वो जंगल की आग बुझ जाती है और वो फिर अमन चैन से रहने लगते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है साथियों, एक समय पहले हमारा जो जम्बूद्वीप नाम का जो जंगल है, वो जंगल भी ऐसी अमन चैन से रहा करता था। सभी आपस में बड़े प्रेम से रहा करते थे। किसी में कोई जातिवाद नहीं था, किसी में कोई ऊंच नीच की भावना नहीं थी, सभी एक समता से रहते थे। और ये विदेशी आए और हम लोग को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिए, हमें जातिवाद में बांट दिए, और आज वे हमारे सर पे बैठ के राज कर रहे हैं। और हम सोचते हैं कि वो मुझसे बड़ा, सुनार कहता है लोहार से वो मुझसे बड़ा, चमार कहता है भंगी से वो मुझसे बड़ा। इस तरह एक दूसरे से बड़ा कहते कहते हम आज एक दूसरे में लड़ने झगड़ने के लिए मजबूर हो गए। और जो हमारा जम्बूद्वीप जो था, जो शांति अमन चैन का जो जम्बूद्वीप था हमारा, आज वो लड़ाई झगड़ों में बढ़ के रह गया, जातिवाद में बढ़ के रह गया। हम लोग को आपस में लड़ा दिए और ये बाहर से आए विदेशी वो हम पे राज करने लगे। जब ऐसी बहुत सारी बातें जब चल रही थी, उसी समय तथागत बुद्ध का जन्म होता है। और उस जम्बूद्वीप में वो जो लगी हुई आग जो जम्बूद्वीप में थी, उस आग को बुझाने का प्रयत्न करते अपने पाठशील के माध्यम से, अपनी मधुर वाणी के माध्यम से, अपने
शांति, मैत्री और करुणा के माध्यम से फिर से उस जंगल की आग बुझाने का प्रयत्न करते हैं और धीरे धीरे हम लोग सब फिर एक साथ अमन चैन की जिंदगी जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन समय का तकाजा रहता है। कुछ सालों बाद करीब 80 के दशक में जब 80 साल के जब ये हो जाते हैं, सारी कहानी मैं नहीं बताना चाहूंगी, उसके लिए मुझे बहुत सारा समय चाहिए, समय की पाबंदी है और लगभग फिर वो भी हमें विदा कर देते हैं। और उस समय फिर हमारा जो हालत होती है वो ऐसी हालत होती है, इस प्रकार जो बोधि है, जब वो बोधि यानी ज्ञान यानी बुद्ध जो हमको प्राप्त हो रही है और फिर ये बोधि सम्राट अशोक को मिलती है। सम्राट अशोक को जब ये बोधि मिलती है तब सम्राट अशोक अपने दोनों पुत्र पुत्रियों को, संघमित्रा और महेंद्र को, इस ज्ञान को प्रचार प्रसार करने के लिए विदेश भेज देते हैं। जगह जगह स्तंभ लगाते हैं, जगह जगह जंगल वन लगाते हैं और अपने छोटे छोटे शिलालेखों के माध्यम से उस लगी हुई आग जो रहती है उसको बुझाने का प्रयत्न करते हैं। धीरे धीरे ये समय बढ़ते जाता है और एक बहुत लंबे समय का जो लंबा समय का जो गैप होता है, उस समय फिर हमारी जो स्थिति होती है, हमारे कमर में झाड़ू लग जाता है, हमारे गले में हांडी लग जाती है, हमें जिस तरह त्राहीमाम हम करते हैं, जो स्थिति इसके पहले हम बता चुके हैं, वो स्थिति हमारे ऊपर आ जाती है। हमको न बोलने का अधिकार, न चलने का अधिकार होता है, ना ही हमको अपने पक्के मकान बनाने का अधिकार होता है, ना अच्छे वस्त्र पहनने का अधिकार होता है। इस तरह जब त्राहीमाम होता है, उस जम्बू द्वीप में हम लोग को फिर से उसी आग का सामना करना पड़ता है। तब लंबे अर्थ के बाद हमारे डॉक्टर बाबा साहब को वो बोधि प्राप्त होती है और जब डॉक्टर बाबा साहब आते होते, आज जो इतिहास है, आज जो हम अमन चैन की जिंदगी कर रहे हैं, आज इतने सुंदर कपड़े पहन रहे हैं, एक बड़े मंच पे हम अपने संबोधन को रख रहे हैं, आज इतने लोगों के बीच आजादी से हम अपनी बातों को रख रहे हैं, ये सारी चीजें बाबा साहब के बिना संघर्ष से नहीं मिली साथियों। छोटी सी मैं घटना बताना चाहूंगी। बाबा साहब को बहुत बड़ी कुर्बानी देनी होती है। आज तो हमारे बच्चे को छोटी सी चोट लग जाती तो हम आह कर लेते हैं और झगड़ना शुरू कर देते हैं। सोचो क्या हालत रही होगी जब बाबा साहब के 4 बच्चे उनके सामने गए, उस माँ की क्या हालत रही होगी जब उनका सबसे प्यारा लाडला बेटा खत्म होता है और उनको उठाने के लिए कफन तक से नहीं होता। जब उनको ले जाने की बारी आती है तब कहते हैं कि जब तक इनके ऊपर कफन नहीं होगा तब तक हम नहीं लेके जाएंगे। बहुत ही दर्दनाक कहानी है, बहुत अच्छे से मैं नहीं बता पाऊंगी। आंख भर आती है, मेरा मन भर आता है। माता रमाई, आज माता रमाई के त्याग से बाबा साहब बहुत कुछ कर पाए। आज हमको जो इतनी अच्छी जिंदगी दिए उसमें माता रमाई का बहुत बड़ा वो है। फटी साड़ी पहनते थे, हर साड़ी में पैबंद लगा रहता था। जब वो अपने छोटे से बच्चे को सामने देखे, उसके कफन के लिए जब पैसा नहीं था उनके पास, उस पैबंद लगी साड़ी का पल्ला फाड़ती है, तो उस समय उस माँ का दर्द क्या रहा होगा, उसकी स्थिति क्या रही होगी। उस साड़ी का पल्ला फाड़ती है और उसको उड़ाती है और लेके जाती है। तब बाबा साहब से झगड़ती है माता रमाई, बोलती है बाबा साहब आप तो कहते थे कि हम राजा बनाएंगे बच्चे को, हम राज सत्ता देंगे बच्चे को, अब हम कैसे करें। वो उनके कांधे पे सर रख के दहाड़ दहाड़ के रोती है। बाबा साहब कहते हैं कि मैं रोज ऐसे मरते अपने समाज के बच्चों को देखता हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, किसके सर पे कंधा रखूं और कहाँ रो, किसके पास बताऊं, किसको बोलूं मैं अपना दर्द। दोनों बहुत रोते हैं और उस समय संकल्प करते हैं बाबा साहब। बात संकल्प की फिर आती है, मैं इसको फिर दोहराऊंगी कि संकल्प किसने क्या क्या संकल्प लिया और संकल्प को कैसे साबित किया। वो संकल्प लेते, कसम नहीं खाते, कसम तो झूठी होती है। संकल्प ही एक ऐसा है जो लेते हैं और कहते हैं कि मैं इस देश के हर बच्चे को राजा बना लूंगा। अब हर रमाई रहेगी उसके पेट से राजा नहीं, अब सत्ता से राजा पैदा होगा। हर एक रमाई के पेट से मैं राजा पैदा करूंगा और वो संविधान हमारे हाथों में देते, वो वोट की ताकत हमको देते हैं कि आज हम हुक्मरान बनने के काबिल बन चुके और हम उनके त्याग को भूल जाते हैं और हम लग जाते हैं बस अपना परिवार, अपने बच्चे। पति ने कमाना शुरू किया कि उसकी पत्नियां फरमाइश करना शुरू कर देती कि मुझे ये 9 लाख का हार चाहिए, कि मुझे मेकअप के लिए सामान चाहिए, मुझे ब्यूटी पार्लर चाहिए। काश ऐसे सजने की अगर आदत मेरे रमाई में होती तो आज हम जो महिला है वो भी कहीं जाके हम कंडे उठाते होते, कहीं हम गोबर उठाते होते। ये अगर सुंदरता और ये सारी चीज की अगर इच्छा है मेरी सावित्रीबाई फुले की होती तो आज हम किसी कीचड़ में सने होते, हमारे भी कपड़ों में कहीं गंदगी होती। आज हम माता रमाई और बाबा साहब ने 4 पुत्रों का त्याग नहीं किए होते तो आज हमारे भी बच्चे मौत के मुंह में जा चुके होते। बहुत बड़ा त्याग है, मैं बहुत कम समय में नहीं रखना चाहूंगी और इतने कम समय में बाबा साहब को रखना मेरे बस की बात नहीं है। जब ये बोधि
वक्त का तगाजा रहता है, जाना सबको होता है। बाबा साहब भी हमें छोड़ के चले गए। उसके बाद का फिर एक समय आता है और ये बोधि जब प्राप्त होती है बाबा साहब के बाद मान्यवर को जब ये बोधि प्राप्त होती है तो मान्यवर जी ने भी वो संकल्प लिया था। साथियों, मेरे शब्दों को जरूर ध्यान दीजिएगा, मैं संकल्प की बात करती हूँ। मान्यवर जी ने भी वो संकल्प लिया था कि बाबा साहब ने सब कुछ करके दिया है, बस उसे कारगर साबित करना है। सारा चीज है, संविधान है हमारे पास, सब चीज है, बस उसको साबित करना है। और उनका भी संकल्प को छोटा मोटा संकल्प नहीं होता। आज वो साइकिल से चलते हुए, सारी कहानी को आपने सुन चुके थे 4 दिनों में मान्यवर जी के, इसलिए मैं नहीं रखना चाहूंगी। साइकिल से चलते हुए जब उनका संकल्प था, चलते हुए उनके पैरों में फोड़े आ जाते थे, उनके फोड़ों से ब्लड खून बहने लगता था, उसकी वो परवाह नहीं करते थे। और वो साइकिल से चलते हुए आज हमें जहाज में बिठाने के काबिल बना दिया। उस मान्यवर साहब को मैं कई बार नमन करती हूँ कि आज हमें जहाज में बैठने के काबिल कर दिया। एक छोटी सी घटना, कितने सरल, कितने सहज थे हमारे मान्यवर जी। तबियत थोड़ी ठीक नहीं है, सॉरी। इतने सरल और इतने सहज कि वो कभी वो भाषण नहीं देते थे, चाहे वो 50 लोगों के बीच बैठे या 1000 लोगों के बीच। वो एक टीचर की भांति अपने बच्चों को जैसे समझाते, बिल्कुल वैसे ही समझाते हैं। एक छोटी सी घटना बताना चाहूंगी मान्यवर जी की। एक आयोजन होता है, काफी बड़ा आयोजन होने का रहता है। मान्य जी बहुत अलर्ट रहते हैं हर कामों में। वो सबसे पहले जाते हैं और देखते हैं कि आयोजन तो अधूरा है। वो खुद ही अपना बुशर्ट शर्ट निकाल देते हैं, पर्दे के पीछे अपना पैंट निकालते हैं, लुंगी लपेटते हैं और खुद ही वो टेंट बांधने लग जाते हैं। वहां पे कुछ अधिकारियों की गाड़ी आती है और वो पूछती है कि जो आयोजन करता है हमें उनसे बात करना है करके। तो मान्यवर जी कहते हैं कि हाँ बोलिए ना, क्या बात है। हाथ में फावड़ा होता है, वो फावड़े को साइड में रखते हैं, उनके साथ में पास में आते हैं और बोलते हैं हाँ कहिए ना, क्या बात करना है, मैं हूँ आयोजन करता। वो लोग हंसते हैं उनकी हालत देख के, क्योंकि मान्यवर जी की बनियान जो है ना, अभी जो डिक्सी विक्सी की वो नहीं होती थी। मान्यवर जी की बनियान में छेद हुआ करते थे, फटी बनियान हुआ करती थी। आज हम ऐशो आराम के कोट पहना करते थे। कोट से बात बहुत सारी याद आ रही है, मैं बाद में रखना चाहूंगी। उस फटी बनियान और उस हालत को देख के जो अधिकारी है उन पे हंसते हैं और बोलते हैं आपसे बात नहीं करना है, हमें उस आयोजनकर्ता से बात करना है। बोलते 2 मिनट रुकिए, मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। वो पर्दे के पीछे जाते हैं, अपना बुशर्ट और अपना पैंट पहनते और सामने आते हैं, आप बोलिए। वो नतमस्तक हो जाते हैं, जो अधिकारीगण है वो जो है उनके आंखों में आंसू आ जाता है। उनको लगता है कि वो कितने सरल थे कि वो काम आयोजन करता, मतलब आज के आयोजन करता सिर्फ सीट लगी रहेगी और वो जाएंगे सफेद कपड़ों में बैठेंगे। उनको तो नीचे बैठना और ढंग की चेयर नहीं रहेगी तो बैठना भी शायद मुनासिब ना हो उनको। इस तरह वो बहुत सरल थे और ये उनकी सादगी का प्रमाण था। एक और घटना मैं याद दिलाना चाहूंगी, समय अधिक हो जाएगा मान्यवर जी तो मुझे थोड़ा सा अलर्ट कर दीजिएगा। एक और छोटी सी घटना बताना चाहूंगी। जब हम राजसत्ता में आ जाते हैं उस समय मान्यवर जी बहुत खुश होते हैं और बहुत बड़ी सभा का आयोजन जब होता है तो मान्यवर जी को लेने के लिए कई सारे लाल बत्तियां गाड़ी जाती है। तो लाल बत्तियां गाड़ी जाती है तो उसमें से जो सांसद और विधायक उतरते हैं और उनको इशारा करते हैं कि मान्यवर जी आप वो जो लाल बत्ती जो गाड़ी है उसमें बैठिए। मान्यवर जी बोलते नहीं, वो गाड़ी मेरी नहीं है, वो गाड़ी आपके लिए है। तो जो रहते हैं उनके साथ वाले तो वो कहते हैं कि ये जो लाल बत्ती गाड़ी है वो तो आपके द्वारा हमको मिली है, आपकी वजह से हमको मिली है, तो इसके सही हकदार तो आप हो। मान्यवर जी की सादगी देखिए, वो एक काली एम्बेसडर जो रहती है उसकी ओर इशारा करते हैं और कहते हैं मुझे उस गाड़ी से जाना है, ये लाल बत्ती का गाड़ी आपके लिए है। जब मान्यवर वो काली गाड़ी में बैठते हैं तो उनके साथ के जो विधायक सांसद रहते हैं वो भी उनके साथ बैठते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वो पीछे देखते हैं और कहते हैं अरे जरा पीछे देखिए तो वो जो मछुआरा था, छोटा सा था, नाटा सा था, जो मछली मारता था, क्या उसकी लाल बत्ती की गाड़ी आ रही है? पीछे लौटते बोलते हैं हाँ मान्यवर जी आ रही है वो गाड़ी। फिर आगे जाते हैं, अरे जरा सुनिए, इस कोने में जो उसका एक छोटा सा पांडेला था वहां पे वो पंचर बनाया करता था, क्या वो उनका नाम जो कुछ था, क्या उनकी गाड़ी आ रही है? तो बोलते हाँ मान्यवर जी उनकी भी गाड़ी आ रही है। थोड़ा आगे जाते और बोलते अरे वो देखो देखो वो साइकिल में सब्जी लेके चलता था, वो जो छोटा सा था, बौना सा था, क्या उसकी गाड़ी आ रही है? मेरा बताने का तात्पर्य था उन्होंने किन किन को हुक्मरान बना दिए। जब हमारी सत्ता थी तो किन को किन, एक सब्जी बेचने वाला, एक पंचर बनाने वाला, एक मछली मारने वाला तक से लाल बत्ती गाड़ी का मालिक हो गया था। तो ये मान्यवर जी का संकल्प था, ये संकल्प था उनका। 2 संकल्प और भी लिए थे उन्होंने कि भारत को बुद्धमय करना है और एक जो संकल्प उनका था शासन सत्ता हमारे हाथ में हो। तो ये सब बातें जब होती है और ये धीरे धीरे
वक्त का तगाजा मान्यवर जी भी हमारे बीच से चले जाते और मान्यवर जी सिर्फ इतना ही नहीं करके जाते हैं, और जब ये होती है तो बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी है। और आज जो हम बोलते हैं कि बौद्धमय भारत का होता है, बौद्धमय भारत है, तो सिर्फ उसकी एक झलक देखने के लिए आप यूपी चले जाइए, आपको हर जगह जो यूपी में आप जानकार हो। मैं तो छत्तीसगढ़ वासी हूँ, सिर्फ उसको मैं अभी तक हूँ, लेकिन भाऊंगी। और बौद्धमय भारत का सपना क्या होता है उसकी एक झलक मात्र यूपी जाके देख ले, नोएडा जाके देख ले, तो ये समझ में आ जाएगा कि जब हमारी सत्ता थी और जब हमारी सत्ता आएगी तो बौद्धमय भारत क्या होता है वो हम दिखा देंगे कि बौद्धमय भारत क्या होता है। और धीरे धीरे जब ये बोधि है, बहन जी की तो बातें बहुत सारी है, और धीरे धीरे जब ये बोधि हमारे परम आदरणीय धम्म प्रकाश भारती जी को जब मिलती है तो ये इतिहास गवाह है, आज वर्तमान गवाह है कि आज हमको खुद को लगता है कि यकीनन वो दिन दूर नहीं कि जब भारत बौद्धमय होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। अभी तो ये आगाज है, अभी तो ये आगाज है। वो हम लोग कहावत कहते हैं, तो अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, साथ में हम लड़ाई लड़ेंगे और बौद्धमय भारत का जो सपना है उस सपने को साकार करेंगे। हम अब बहुत मजबूत जड़े हैं, हम आपकी मजबूत शाखाएं बनेंगे और उस सपने को साकार आज हम भी ये संकल्प लेते हैं, आज हम भी ये संकल्प लेते हैं, जिन ने संकल्प लिया है उन हर किसी ने उस अंतिम सांस तक, उस अंतिम सपने को पूरा करते तक उन्होंने उस संकल्प को निभाया। और आज हम भी ये संकल्प लेते हैं कि हम अपने भारत को बौद्धमय बनाएंगे और बौद्धमय बनाएंगे। मैंने शायद बोलने में कुछ त्रुटि की होंगी, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और समय का तकाजा देखते हुए मैं बहुत कम समय में ही अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। सम्मानित साथियों, अभी आदरणीय उपासिका रविता लक्कड़ जी को छत्तीसगढ़ से आप सुन रहे थे, महिला विंग की राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं। और अगली वक्ता के रूप में महाराष्ट्र नागपुर से महिला विंग की राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की बहुत समय से जुड़ी हमसे निरंजन बोध जी से मैं निवेदन करता हूं और वो अपनी संबोधन के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आदरणीय निरंजन बोध जी। और साथियों, आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के मुख्य वक्ता के रूप में एडवोकेट साहब बुद्धिनाथ प्रताप जी आसाम से आपके सामने अभी अपना संबोधन रखेंगे। आदरणीय निरंजन बोध जी से मेरा निवेदन है वो कृपया अपना संबोधन करें। धन्यवाद चंद्रा साहब। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी साथियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम मैं हमारे बहुजन समाज में जन्मे समस्त महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए इन महापुरुषों को प्रेरणा देने वाली समस्त माताओं के चरणों में नमन करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा ये 13वां अधिवेशन है। और इस अधिवेशन में हमको समय दिया गया आपके साथ रूबरू होने का, तो आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करती हूँ। सर्वप्रथम इस संस्था के संस्थापक आदरणीय धर्म प्रकाश भारती जी, आपको जय भीम नमो बुद्धाय करते हुए साथ में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए आचार्य किशोर बौद्ध जी, उनको भी मेरा अभिवादन। साथ ही इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय चंद्रहास गौतम जी और महिला विंग की अध्यक्षा अंजू बौद्ध जी, साथ ही राजेश साख्या जी, प्रोफेसर राजेश साख्या जी। विशिष्ट अतिथियों के रूप में डॉक्टर मुंशी प्रसाद जी और रविता लकड़ा जी, जगन्नाथ पेंटर साहब, हरि प्रसाद बौद्ध जी और माननीय इंद्रजीत सिंह जी, साथ में संचालन करते मेरे भाई साहब बीएल चंद्रा जी। आप सभी लोगों को अभिवादन करते हुए आज इस अवसर पर इस इतने खूबसूरत मौके पर जो आप लोगों ने मुझे अवसर दिया है, इसके लिए मैं आप लोगों को साधुवाद और धन्यवाद करती हूँ।
और साथ में मेरे जब इस संस्था की शुरुआत थी तो इसके शुरुआती दौर पर बहुत साथी थे हमारे और सीनियर साथी भी थे हमारे, जिसमें हैं अभी भी एडवोकेट अशोकायन जी, और हमारे बीच उपस्थित नहीं रहे माननीय गौतम बहुते जी, आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। उनका भी काफी बड़ा योगदान रहा इस हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लिए। सभी लोगों को मैं जय भीम नमो बुद्धाय करते हुए मैं अपने कुछ जो मेरे इस संस्था के साथ जो मेरा समय बीता और ये संस्था स्टेबल हुई, क्योंकि आज का विषय हमारा यही है कि हमारी जो जर्नी कहते हैं ना, जो हमारे आरबीएम की जर्नी कैसी चली, आज हमारा वही सब्जेक्ट है। उस पे मैं थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि काफी सारी चर्चाएं हो चुकी हैं। तो ये कैसे हुई, मैं इन शॉर्ट में आप लोगों से थोड़ा चर्चा करना चाहती हूँ। एक्चुअल में देखा जाए ये तो जब ये संस्था स्टेबल होने वाली थी तो शुरुआती दौर में भारती साहब काफी मतलब असमंजस की मुद्रा में थे। वो ये कहते थे कि देखो बेटा, मैंने बहुत लंबा समय अपने राजनीतिक करियर में दिया और उसके बीच में मुझे सब कुछ जितना जो कहते हैं सीखने का मौका, समझने का मौका मान्यवर काशीराम साहब से मिला। अब मेरी इच्छा है कि अब जो मेरा बचा समय है ये मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से मैं लगाना चाहता हूँ। इस बीच बड़ी कसमकस की दौर थी, तो एक बार हम सभी परिवार के साथ हम लोग बौद्ध गया गए और वहां सब लोग थे उपस्थित। इतने में साहब एकदम मारमरी की स्थिति में आ गए, रोने लगे वो। तो हम सब ने पूछा बच्चों ने कि भाई साहब ऐसा मतलब आप क्यों रो रहे हैं? तो बड़ी बड़ी आंसुओं से साहब रोने लगे और फिर धीरे से ऐसा ऐसा बोले और हमको बोलते हैं कि बेटा हमने बहुत लंबा सफर जो है अभी तक, जब अब हमारा एक एज खत्म होने आ गई है और अब ऐसा लगता है कि मैं इतने कम समय में अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास समय बड़ा कम है। बड़े चिंतित थे और बड़े, सच बता रही, बड़ा रोना आ रहा था उनको। तो मुझे कुछ ज्यादा समझ नहीं थी दोस्तों, मुझे कुछ बहुत ज्यादा अकल नहीं थी क्योंकि मैं तो बच्ची थी उनके सामने। मुझे बहुत ना ही किसी बहुत सामाजिक उसका संगठन का और बहुत ज्ञान नहीं था। बस इतना मेरे ऊपर आशीर्वाद था कि मैं जिस परिवार में मैं जन्म ली उस परिवार से मुझे धार्मिक संस्कार बोलते हैं ना, वो मुझे जन्म से ही मिले। तो मुझे क्या लगता था कि ये जो कर रहे हैं ये बड़ा नेक कार्य कर रहे हैं। तो मुझे मेरे मन में ऐसा ख्याल आता था क्योंकि मेरी दादा दादी पिताजी मेरे भाई सबसे मैं यही सब सीखने को मिला मुझे। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये व्यक्ति नेक काम कर रहे हैं और नेक काम करने वाले मेरे आसपास भी लोग थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि एक बोलते हैं ना कंस्ट्रक्टिव मैनर में किसी कार्य को रूप देकर उसको आगे बढ़ाना और उसको लोगों तक फैलाना, ये एक नेता के गुण होते हैं। लेकिन नेता की आइडेंटिफिकेशन लोगों के दिमागों में प्रॉपर नहीं है, लेकिन नेता मतलब नेतृत्व करने वाला है ना। तो वो नेतृत्व, धार्मिक नेतृत्व, ऐसा मेरे दिमाग में आता था। थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी थी तो मुझे समझ में आता था कि हाँ, नेतृत्व करने की कुशल क्षमता इनमें है और ये कार्य भी बहुत अच्छा करना चाहते हैं। इस बीच में बहुत सारी गतिविधियों का मुझे भी सामना करना पड़ा, परंतु मुझे मालूम था मैं तो कुछ हूं ही नहीं। मुझसे बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी बातें सुनी, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप सुने, तो मुझे लगता था कि बहुत बड़ा मसला नहीं है ये, पर ये साहब जो करना चाहते हैं वो बहुत बढ़िया काम करना चाहते हैं। मैं अपने मन की बात आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये धीरे धीरे कारवा, मतलब ये कैसे आरबीएम, आज हम सब लोग, आज कितने हमारे 500 साथी हम लोग इस आरबीएम के माध्यम से आज बैठते हैं और रूबरू होते हैं, अपने विचारधाराओं को एक दूसरे के साथ हम लोग शेयर करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मसला है। ये धीरे धीरे मुझे पूछते थे कि क्यों नीलू कैसा, तो कुछ समझता नहीं था साहब, बस इतना समझता था कि हाँ साहब हो जाएगा, हाँ सब हो जाएगा। बोलते ना एक छोटी सी आशा भी एक बड़े कार्य करने वाले को कभी कभी बोलते हैं कि हाँ भाई, एक पॉजिटिव विचारधारा चलने वाले लोग बोलते हैं ना, वो मिलती थी उनको, सकारात्मकता। हाँ हाँ ठीक है साहब, हो जाएगा हो जाएगा। कुछ नहीं समझता था मेरे दोस्तों, कुछ नहीं समझता था मुझे कि क्या होगा, पर इतना समझता था काम नेक है और ये काम बढ़ना चाहिए।
और ये करने वाले व्यक्ति यही हैं, ये जो कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारी तमाम संस्थाएं मैं बचपन से देखते आ रही हूँ, मेरे आसपास थी, सब कुछ देखा मैंने, पर मुझे लगता था नहीं ये पहुंचाएंगे, भले मुझे समझ उतनी नहीं थी, बस इतना कहती थी मैंने आशा वाली बातें, उन्हें अच्छा लगता था जब मैं आशा वाली बातें करती थी। तो फिर धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया, हमारे साथ काफी हमने उस एरिया में यूपी के बहुत सारे गांव जैसे बुंदेल शहर और बहुत सारी छोटी छोटी जगह थी, वहां पर हमारे कार्यक्रम लगवाए गए। हमें ज्यादा कुछ नहीं समझता था, लेकिन जितना आता था हम बोलने का प्रयास करते थे। साथ में हमारी एक बहन थी तनुजा ताई खोबरागढ़े, जो यही नागपुर की थी, वो भी हमारे साथ सहयोगी थी और उन्होंने भी काफी काम किया इस बीच में। ये सफर चलता गया, पर इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो आज हम सबका मार्गदर्शन, देश के कोने कोने में जो मार्गदर्शन मिल रहा है, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, वो है हमारे इस संस्था के पिलर आचार्य किशोर बौद्ध जी। उन्होंने भी इस जब मूवमेंट में आए, और धन्यवाद करती हूँ कि वो मेरे आदरणीय बड़े भाई साहब हैं। जब उनका संपर्क माननीय भारती साहब से हुआ, तो हमारे भाई साहब को हम जानते थे, हमारे आचार्य जी को हम जानते थे कि प्रखर बुद्धि है और बहुत विद्वान है, क्योंकि हमारे बालाघाट के रहने वाले हैं और बालाघाट में उनको बहुत ही उस नजर से देखा जाता है। बोलते हैं ना, जैसे एक बुद्धिजीवी व्यक्ति से जो अपना बोलते हैं ना एक मार्गदर्शन लेने की बात, तो वो बोलते हैं ना सिविल कपड़ों में साधु है, वो बनते हैं वो, ऐसा इस तरीके से। तो फिर जब साहब से बात हुई, तो फिर ये मूवमेंट फिर साहब दोस्तों आगे बढ़ा, मूवमेंट धीरे धीरे आगे बढ़ा। ये सफर लंबा था, ये सफर चलता गया, इस बीच में बहुत सारी गतिविधियां हुई, मैं भी अपने कुछ कार्यों में लगी रही, और ये गति चलती गई, और आचार्य साहब इस गति को बढ़ाते चले गए इस देश के अंदर। और एक भाव विभोर होने वाली घटना, जब नागपुर में कार्यक्रम हुआ तो तमाम लोग व्हाइट ऐसे वस्त्र धारण किए हुए रैलियों से चल रहे थे, तो मेरी भी मतलब आंसू आ गए, मुझे वो लगा कि हाँ, ये संगठन का एक रूप दिख रहा है। तो ऐसा लगा कि हाँ, अब ये बढ़ने लगा, और बड़ा अच्छा महसूस हो रहा था उस समय दोस्तों। और फिर धीरे धीरे लोग खड़े होते चले गए, आचार्य साहब का कैडर कैंप सुनते चले गए लोग। फिर हमारे तमाम साथी आगरा के, जिन्होंने बड़े बड़े कार्य करवाए, जिनमें मेरे बड़े भाई साहब अभी जो आप लोगों के साथ अभी है, चंद्रा साहब हो गए, ऐसे तमाम एडवोकेट अपने अशोकायन जी हो गए, और भी जो मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, क्षमा चाहती हूँ, परंतु उन लोगों का भी बोलते हैं ना प्रत्यक्ष रूप से उनका भी बहुत योगदान रहा, और बड़े बड़े कार्यक्रम इन मेरे भाई लोगों ने वहां पर ऑर्गेनाइज करवाया। ये भी कार्यक्रमों का बड़ा प्रभाव पड़ा वहां के लोगों में, और ये संस्था धीरे धीरे फलती फूलती चली गई। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आज हम सब जो बैठे हुए लोग हैं वो देख पा रहे हैं। बड़े इमोशनल हो जाते हैं दोस्तों जब इसके रूप को बड़े, जैसे हम पोल जो होता है ना हमारा पोल प्रोग्रेस जिसको बोलते हैं, जब हम वो देखते तो हमारे भाई लोग इतने बैठे हुए हैं, आनंद आता है, बड़ा अच्छा लगता है। और इस अच्छा लगने के साथ अब जो बोलते हैं ना संस्कार की जो स्टेप बाय स्टेप जो हमारे लोगों में जाना चाहिए था, और हम सब लोग ऐसा समझते हैं कि हाँ भाई हम सब लोगों ने पढ़ लिख लिया, हमारे घर में बुद्ध और धम्म रखा हुआ है, हाँ भाई खासकर मेरे महाराष्ट्र जहाँ से मैं संबंध रखती हूँ, यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, और वो समझते हैं कि हम सब जानते हैं। ये हमारा एक्चुअल में ड्रॉबैक कह सकते हैं, दुर्भाग्य कह सकते हैं, जानते हैं लेकिन मानते नहीं, हमारी एक समस्या है और ये पूरे देश की समस्या है। तो अब इस समस्या को भी सुलझाने के लिए आरबीएम का प्लेटफॉर्म एक बड़े पैमाने पर काम कर रहा है, और आज मैं आप लोगों से मेरे प्यारे भाइयों बहनों ये चीज देख रही हूँ कि आज पूरे देश में इसकी छवि दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। मतलब ये कह सकती हूँ मैं अपने शब्दों में कि आज देश की सबसे बड़ी धार्मिक लेवल पर जो संगठन जो है वो आज हमारा आरबीएम है, और ये सब आप लोगों के सहयोग, प्यार, आपके जो भी कार्य है उनके बदौलत ये सब हो पा रहा है। और इन सब में तो हम जानते ही हैं, सब हमारे जितने, मैंने अपने सभी जो भी मेरे वरिष्ठ लोग हैं उनका मैंने नाम लिया, उन सबका योगदान है। और समय काफी हो चुका है, मैं देख चुकी हूँ सबने अपने अपने विचार रखे। मेरे मन के अंदर जो बात थी संस्था से जुड़ी हुई, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और फिर मैं अब इजाजत लेती हूँ क्योंकि और भी मेरे ख्याल से बोलने के लिए हैं और वो चाहते हैं कि बात करें, अपनी बात पहुंचाएं आप तक के। तो ये मेरा अनुभव रहा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथ, और मैं
धन्यवाद करती हूँ मेरे महापुरुषों को, मेरे सभी साथियों को कि उन लोगों ने मुझे ये मौका दिया और मैं इस संगठन में मैं भी लगी रही। बस आप सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय निरंजना बौद्ध जी, आपने वास्तविक सच्चाई से अवगत कराया है हमारे संपूर्ण भारत के साथियों को। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो आपने वास्तविक सच्चाई थी, तो आपने देखा करीबी से आरबीएम को। और ये सत्य बात है कि आज भारत के अंदर अगर कोई संगठन, धार्मिक संगठन है, तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है, क्योंकि जमीन पे कार्य कर रही है और वेबिनार के माध्यम से भी हम बड़ी अच्छी सफलता की ओर हैं। साथियों, ये श्रेय आदरणीय दिम्बा भारती के साथ उनकी पूरी टीम को, जो स्तंभ की बात की, जो पिलर हैं, आदरणीय आचार्य जी, किशोर बौद्ध जी, उन्होंने कम से 1000 कैडर के माध्यम से लोगों को तैयार किया पिछले 10 वर्षों में। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आपका। आपने राष्ट्रीय बौद्ध के सभी सम्मानित साथियों को एक वास्तविक सच्चाई अवगत कराया। अब मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और मुख्य धारा में जोड़ता हूं साथियों कि आज के मुख्य वक्ता एडवोकेट माननीय बुद्धिनाथ प्रजापति जी आसाम से हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपनी उपस्थिति दर्शाएं, अपना संबोधन व्यक्त करें। आदरणीय बुद्धिनाथ प्रजापति जी आसाम से, और फिर इसके बाद में मुख्य अतिथि होंगे उत्तराखंड चंद्रहास गौतम जी, बहुत अच्छे वक्ता हैं भी साथियों। और मेरा निवेदन यही है सभी साथियों से बड़ा ध्यानपूर्वक सुने। अब आदरणीय एडवोकेट साहब बुद्धिनाथ प्रजापति जी अपना माइक अनम्यूट करें और अपना संबोधन व्यक्त करें। आदरणीय मुख्य वक्ता के धन्यवाद। नमो बुद्धाय। आज इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के 13वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित जो अधिवेशन है 3 दिन के कार्यक्रम का, मेरी आवाज शायद पहुंच रही होगी सभी श्रोताओं को। बोलिए। तो ये जो 3 दिन के अधिवेशन में आज मुझे बोलने का जो मौका दिया गया है, उसके लिए मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती जी और उनकी पूरी टीम को मैं अपने तरफ से धन्यवाद देता हूं। और नमो बुद्धाय के साथ मैं अपना भाषण शुरू करता हूं। साथियों, जब हम भारत भूमि का इतिहास पढ़ते हैं तो हमें यह प्रतीत होता है, हमें यह दिखाई पड़ता है कि भारत भूमि में 2 तरह की विचारधारा है, एक समतावादी विचारधारा और एक है शोषणकारी विचारधारा। और यह शोषणकारी विचारधारा और समतावादी विचारधारा में संघर्ष आदिकाल से लगभग चलते आ रहा है। और उसी क्रम में सफल जो कहा जाए कि समतावादी विचारधारा को भारत भूमि पर स्थापित करने वाले तथागत बुद्ध, जिनकी वाणी सिर्फ भारत में ही समता की स्थापना नहीं की, बल्कि पूरे विश्व में बुद्ध, तथागत बुद्ध के विचार समतावादी मानसिकता और समता मूलक समाज बनाने में कारगर सिद्ध हुए हैं। दुर्भाग्य से हमारे देश में जहां एक शोषणकारी विचारधारा है, वह विचारधारा आज और कहें तो इतनी प्रबल होती जा रही है आज, जिस तरीके से हम देख रहे हैं। और पिछले कालों में भी हम कालांतर में देखे हैं कि वह प्रबल थी, लेकिन उसको सर्वप्रथम तथागत बुद्ध और उनके विचार को मानने वाले सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक तथा अन्य लोगों ने इस भारत भूमि पर स्थापित किया था। और उसके बाद जिस तरीके से बुद्ध के काल का जो अंत हमने भारत में देखा और जिस तरीके से शोषणकारी शक्तियां फिर शासन में आई और उन शोषणकारी शक्तियों ने समतावादी विचारधारा को इस देश से मिटाया और बहुजनों को इस देश में फिर से गुलाम उन लोगों ने बना दिया। साथियों, हमारे देश में जब मनुस्मृति पूरे
जोरों शोर से प्रभावकारी थी और जहाँ जो वर्ण व्यवस्था जो चल रही थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और पंचम वर्ण, जिसको हम वर्ण व्यवस्था से बाहर समझें, जो अस्पृश्यता की जो बात है, तो साथियों यह जो व्यवस्था है सम्राट अशोक के काल के बाद जितने कारगर तरीके से हमारे देश में आई और उसने शूद्र समाज और पंचम वर्ण के लोगों को जिस तरीके से गुलाम बनाकर रखा, उस गुलामी को हम देखें तो थोड़ी बहुत सफलता कुछ मुस्लिम शासकों के द्वारा उनका जो प्रयास रहा कि शूद्र समाज के लोगों को और अस्पृश्य समाज के लोगों को उनको आगे लाया जाए, तो कुछ मुस्लिम शासक सफल हुए। उसके बाद हमने देखा कि जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश ने भी हमारे शूद्र समाज को और अस्पृश्य समाज को इस भारत भूमि पर आगे बढ़ने के लिए समतावादी विचार के साथ फिर से एक बार खड़े होने के लिए उन्होंने हमारी सहायता की। और इसी क्रम में सबसे बड़े जो हमारे महापुरुष साहब अम्बेडकर आते हैं और भारत के सभी शोषित वंचित जो बहुजन समाज है उसको फिर से आज़ादी दिलाने के लिए भारत का संविधान की रचना करते हैं और उस संविधान के जरिए भारत में फिर से समतावादी समाज बने, जिसके लिए उन्होंने एक कारगर उपाय और एक कारगर काम जो संविधान के जरिए भारत में उन्होंने जिस तरीके से कैटेगराइजेशन किया, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी, इन 3 श्रेणियों में विभाजित करके और उन्हें किस तरीके से शासन और प्रशासन के द्वारा आगे बढ़ने के लिए समुचित साधन और संसाधन की व्यवस्था की जाए ताकि फिर से समतावादी समाज बन जाए। लेकिन संविधान के आने के लगभग 70 से अधिक वर्ष पार हो गए। आज भी हम देखते हैं कि हमारे जो एससी और एसटी के भाई हैं वो लगभग बहुत हद तक सफल सामाजिक समानता को हासिल करने में हो गए। लेकिन दुर्भाग्य से हम आज यह देखते हैं कि जो हमारा ओबीसी वर्ग है, जो ओबीसी समाज है, वह समाज आज भी अपनी आज़ादी को लेने के लिए आगे नहीं आ रहा है और जिसके चलते भारत में समतावादी विचारधारा फिर से स्थापित नहीं हो रही। साथियों, आज अगर हम वर्तमान जो लोकसभा सांसद हैं हमारे देश में उस पर हम नज़र डालें तो हम पाते हैं कि ओबीसी की संख्या जहां लगभग 52% है, वहां मात्र 120 ही लोकसभा में सांसद हैं, जबकि ओबीसी की संख्या 52% के अनुसार लोकसभा में तकरीबन 293 या 297 के आसपास सांसदों की संख्या होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग अपना हक लेने में सफल नहीं हो रहा और समतावादी समाज बनाने की दिशा में वह उस वर्ग को जिस तरीके से संघर्ष करना चाहिए, जिस तरीके से सामाजिक संघर्ष करना चाहिए, उसके लिए एकत्रित नहीं हो रहा। और जो हमारे देश में जो शोषणकारी जो विचारधारा के जो लोग हैं वह अपने जो उनके जो विचार हैं वह विचार को इस देश में वह स्थापित करने में बार बार सफल हो रहे हैं। तो आज ज़रूरत है कि ओबीसी वर्ग जो है, ओबीसी जो हमारे अपने भाई हैं, उनको इकट्ठा किया जाए, उनको जागृत किया जाए। साथियों, एक जब अंग्रेज़ों की सरकार थी उस समय एक व्यवस्था इस देश में अंग्रेज़ों ने लाया था जिसे हम जानते हैं कि कम्युनल अवार्ड और सेपरेट इलेक्टोरेट। साथियों, इस कम्युनल अवार्ड और सेपरेट इलेक्टोरेट में जिस तरीके से बाबा साहब के सुझाव के कारण वहाँ
सेपरेट इलेक्टोरेट और कम्युनल वार्ड में तब्दीली करके वहाँ 2 वोट के जो अधिकार दिए गए थे, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आज ओबीसी वर्ग को इस तरीके की व्यवस्था की, इस तरीके के राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता देश में है, जिसके जरिए हम ओबीसी वर्ग के जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है या फिर शासन प्रशासन में जो प्रतिनिधित्व है वह सुनिश्चित करा पाएं और जिसके जरिए उनका सामाजिक और आर्थिक विकास हो पाए और जिसके चलते समाज में एक समतावादी मूलक समाज बन पाए। साथियों, यह जो कम्युनल वार्ड और सेपरेट इलेक्टोरेट है, इसमें मैं थोड़ी विस्तृत तौर पे 2-4 बातें बता देना चाहता हूं कि बाबा साहब ने क्या सुझाव दिया था उस समय। बाबा साहब ने ये सुझाव दिया था कि ठीक है, कम्युनल वार्ड और सेपरेट इलेक्टोरेट का जो विरोध हो रहा है तो वो इसलिए विरोध हो रहा है कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र की जो मांग है, जहाँ की सिर्फ जिस जाति या जिस संप्रदाय या फिर जिस धर्म के लोगों के लिए जो चुनाव क्षेत्र सुरक्षित किया जा रहा है, सिर्फ वही वोट डालेंगे। लेकिन बाबा साहब ने यहाँ सुझाव दिया था कि नहीं, ऐसा करते हैं कि हम 2 वोट दे देते हैं। एक प्राइमरी इलेक्शन होगा जिसके जरिए जिस जाति के लिए जो चुनाव क्षेत्र सुरक्षित है वह अपने उम्मीदवार प्राइमरी इलेक्शन के जरिए तय कर लेगा। 4 उम्मीदवार लगभग वो तय कर लेंगे जिस जाति धर्म और संप्रदाय के लिए जो चुनाव क्षेत्र सुरक्षित है, और वह 4 जो व्यक्ति होगा वह आम चुनाव में भाग लेगा, जहां उस चुनाव क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग वोट दे करके जो प्रार्थी को विजयी बनाएंगे। यानी जो व्यवस्था बाबा साहब इस देश में लाना चाहते थे वह व्यवस्था भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को समतामूलक बनाने के लिए बहुत ही कारगर होती। आज हम देखते हैं जो SC/ST का जो राजनीतिक आरक्षण है वो कहीं ना कहीं विफल है। आज हम देखिए जो SC और ST के जो सीट रिजर्व होते हैं वहाँ कोई पार्टियां जो हैं वो अपने उम्मीदवार खड़ा कर देती है और वह उम्मीदवार उस चुनाव क्षेत्र में रहने वाले सभी जाति धर्म और संप्रदाय के लोगों का वोट हासिल करके विजयी होता है और वह उसे पता ही नहीं रहता कि वह अपने जाति के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है। और वह फिर क्या करता है, मनुवादी जो पार्टियां हैं, मनुवादी पार्टियों के एजेंडे को चलाता है। तो कहीं ना कहीं वर्तमान जो राजनीतिक जो आरक्षण है SC/ST का वह विफल है और इसीलिए समाज में आज भी समतामूलक जो व्यवस्था है वह नहीं बन पा रही। तो साथियों, जो बाबा साहब का सुझाव जो था कम्युनल वार्ड और सेपरेट इलेक्टोरेट का, और जिसमें 2 वोट के जो अधिकार थे, कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि ओबीसी वर्ग को जगाने के लिए यह बात ओबीसी वर्ग को समझाई जाए कि भाई आपका प्रतिनिधित्व कहाँ है राजनीति में। एकदम नहीं है, आप लोकसभा में नहीं हो, आप राज्यसभा में नहीं हो, आप विधानसभा में नहीं हो, आप पंचायत में नहीं हो, आप नगर पालिका में नहीं हो। तो जब राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो आपकी बात सुनेगा कौन? जब कोई आपका सुनने वाला नहीं रहेगा तो आपके जो सामाजिक और आर्थिक उत्थान है वो कैसे हो पाएगा? तो कहीं ना कहीं यह सेपरेट इलेक्टोरेट और कम्युनल वार्ड की बात है। मुझे लगता है कि इसे फिर से हमें समाज में ले जाना चाहिए और ओबीसी और SC/ST को यह बात समझाना चाहिए कि जो व्यवहारिक जो लोकतंत्र में समतामूलक समाज बनाने के लिए जो बाबा साहब के सुझाव थे उसके लिए हम मिल करके लड़ें ताकि भारत में फिर से समतामूलक समाज बनाया जा सके। साथियों, आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यह कोरोना काल जो संकट चल रहा है, इस कोरोना काल में हमारे जो SC/ST OBC और माइनॉरिटी खास करके SC/ST और OBC के लोगों की आर्थिक क्षति ज़्यादा हुई है और जब आर्थिक क्षति होगी तो वो सामाजिक ह्रास भी होगा। तो आज हमें इन सब बातों पर भी चर्चा करनी पड़ेगी और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जो समतामूलक समाज भारत में बनाने का, जो मनुवादियों से लड़ने का जो क्रम तथागत बुद्ध ने अपने जमाने में शुरू किया था, उस क्रम को आज का जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है और जो हमारा नेतृत्व है
भारती जी का जो नेतृत्व है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं तथागत बुद्ध के उन विचारों को इस देश में फिर से स्थापित करने के लिए यह जो संघ है, यह संघ बहुत ही शक्तिशाली है और यह भविष्य में और भी शक्तिशाली होगा। और इसे शक्तिशाली बनाना हमारी सबकी जरूरत है, ताकि इस देश में समतावादी विचारधारा, समतामूलक समाज की स्थापना की जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। शुभ रात्रि। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साहब उद्यम प्रजापति जी। सम्मानित साथियों, अभी आप मुख्य राष्ट्रपति के पत्र पूज्यश्री हाथ रखने वाले बुद्धिनाथ प्रजापति जी आसाम से आप सुनने थे साथियों। मैं उनका साधुवाद, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत सुंदर बात उन्होंने कही सम्राट अशोक के शासनकाल की बात थे, प्रभु बोधिसत्व साहब की। और अगले वक्ता के रूप में आज की मुख्य अतिथि उत्तराखंड से परम आदरणीय चंद्रहास गौतम जी, जो राष्ट्रीय बड़े सक्रिय सदस्य हैं। उत्तराखंड में भी उन्होंने एक बहुत सुंदर कार्यक्रम कराया था और बहुत प्रखर, अच्छा, ओजस्वी संबोधन करते हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं साथ कि वो मेरी बात सुनने हो तो कृपया अपने माइक को मिलकर अपने संबोधन के लिए व्यक्त करें। आदरणीय मुख्य अतिथि में चंद्रहास गौतम जी, उत्तराखंड राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, राष्ट्रीय महासचिव भी हैं वे उत्तराखंड से। आदरणीय चंद्रहास गौतम जी, स्वागत आपका। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। आज की इस वेबिनार के माध्यम से इस 13वें राष्ट्रीय अधिवेशन में, जो हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का 13वां अधिवेशन मना रहे हैं, इसमें हमारे इस वेबिनार के मंच पर जितने भी हमारे अतिथिगण बैठे हैं, मैं सभी का अभिवादन व्यक्त करता हूं। और अपनी बात शुरू करने से पहले मैं तथागत गौतम बुद्ध, भारत को राष्ट्र का निर्माण करने वाले तथा बुद्ध धर्म के पुनः संस्थापक और गरीबों और नारियों के मुक्तिदाता बाबा साहब को भी नमन करता हूँ। सामाजिक क्रांति के जनक ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जन्मदाता छत्रपति साहूजी महाराज, शिक्षा की देवी माता सावित्री देवी, त्याग की देवी माता रमाबाई, इसके अलावा हमारे समाज बहुजन समाज में जन्मे 150 के करीब संत महापुरुषों को भी नमन करता हूं। और आज जितने भी लोग इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं, सभी को पुनः मैं एक बार फिर से क्रांतिकारी जय भीम और नमो बुद्धाय के साथ अपनी बात आज शुरुआत करता हूं। साथियों, ये 14वां अधिवेशन है, 13वां अधिवेशन है। इस अधिवेशन में बहुत सारी लगातार, ये जो हमारा अधिवेशन है, इसमें लगातार इस अक्टूबर के महीने में हमारा कार्यक्रम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का चलता चला आ रहा है। और आज लगातार 12 तारीख से, और आज 13 तारीख है, आज दूसरा अधिवेशन का दूसरा दिन है। हम सभी लोग जो है राष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से और राष्ट्रीय बौद्ध महा के माध्यम से पूरे देश में जो हमने काम किया है, उस काम का आज पूरे देश के अंदर दिखाई देने लगा है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने भारत में हजारों कैडर कैंप लगाए हैं, जिसमें मुख्य रूप से इन कैडरों में मुख्य रूप से हमारे आचार्य गुरुजी किशोर बौद्ध जी और संप्रिय गौतम जी, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। इसके अलावा एस.जे. लाल साहब, जो अहमदाबाद में रहते हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती जी। इनके अलावा अन्य लोगों ने भी बहुत सारे कैडर लगाए हैं। इन कैडरों की वजह से आज पूरे देश में हमारी जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है, इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का पूरे देश में एक नाम हो गया है। नाम ही नहीं हो गया है, पूरा यह एक धार्मिक और सामाजिक आंदोलन का अग्रदूत राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बन गई है। और इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की वजह से बहुत सारे इस देश के अंदर लोगों में जानकारियां मिल गई हैं, जो हमारे संत महापुरुषों में
की जो जानकारी है हमारे समाज को नहीं थी, इन कैडरों के माध्यम से आज समाज के हर तबके के बीच पास ये जो जानकारियां पहुंचने लगी हैं, लोग बहुत हमको अपनाने लगे हैं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जब से कैडर हम लोगों ने लगाने शुरू कर रहे हैं देश भर में, उस देश भर के कैडरों की वजह से जो हम लोगों ने कैडरों के माध्यम से, सेमिनारों के माध्यम से जो कैडर लगाए थे, अब लोग दीक्षा लेने लगे हैं और दीक्षा ही नहीं लेने लगे हैं। अब जो हमारा जो मूल उद्देश्य था राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का, वो मूल उद्देश्य था भारत में जातियों का खत्म होना, और हम लोग अब काफी हद तक इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कैडरों के माध्यम से और अपनी विचार फैलाने के माध्यम से जातियों के तोड़ने के कागार पर पहुंचने लगे हैं। अब हमारे आपस में जो है कुछ ओबीसी जातियां, एससी की जो अन्य जातियां हैं, आपस में शादी विवाह भी करने लगे हैं। हमने भी अपने उत्तराखंड में करीब 5-7 शादियां जो है जातीय विवाह करवा दिए हैं, कुछ ओबीसी समाज के साथ और कुछ जो है अपनी एससी जातियों के साथ विवाह शादी करवाने लगे हैं। जातियां टूटने लग गई हैं अब, और जब जातियां टूटने लगी हैं तो फिर बहुजन समाज का निर्माण होने लग रहा है। और इसके अलावा हमारे जो लोग हैं, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जब से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा इस देश में काम करने लगा है, तब से जो बहुजन समाज के जो उत्सव थे, पर्व थे, उन पर्वों को भी हमारा बहुजन समाज के लोग, जो मूल निवासी लोग हैं, जो बौद्ध लोग हैं, वो मनाने लगे हैं। वो पर्व जैसे अभी अशोक महान सम्राट, अशोक महान सम्राट की जयंती मनाने, ज्योतिबा फुले साहब की जयंती मनाना, और बुद्ध जयंती मनाना, बाबा साहब की जयंती को बड़े धूमधाम से बनाना, और अन्य संत महापुरुषों की जो जयंतियां हैं, जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने जब से ये कैडर लगाने शुरू करे हैं, तब से हर जगह, हर समाज में और लोगों ने ये जयंतियां मनानी शुरू कर दी हैं, जयंतियां मनानी शुरू कर दी हैं, और समाज का निर्माण होने लगा है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कैडरों के माध्यम से समाज का निर्माण होने लगा है। अब लोग बहुजन समाज कहने लगे हैं, और बहुजन समाज ने कहने लगे हैं लोग धम्म की दीक्षा लेने लगे हैं, लोग बौद्धिस्ट बनने जा रहे हैं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने भी आगरे में बहुत बड़ा अपना धम्म का एक कार्यक्रम करा था। इसके अलावा हमारे अन्य भी छोटे छोटे दीक्षा धम्म के कार्यक्रम लगाए जाते हैं। इसके अलावा बड़े बड़े कार्यक्रम करे हैं। 2012 में हमने नागपुर में कई हजार लोगों के साथ सफेद वेशभूषा में और वहां पर पदयात्रा कर पूरे देश को ये संदेश दिया था कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो है असली बौद्धों की एक संस्था है, और इस संस्था के माध्यम से अब हम लोग जो है बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों को अभी बहुत सारे काम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से करने हैं। वो काम हमें अभी बहुत अधिक से अधिक कैडर अपने इस देश के अंदर लगाने हैं। इन कैडरों के माध्यम से जो लोगों में जानकारी आएंगी, जो अपने समाज को जान पाएंगे और अपने इतिहास को जान पाएंगे, और इतिहास के जानने के बाद ही हमारे लोग फिर उनमें जागृति पैदा होगी, और जागृति पैदा होने के बाद फिर वो बौद्ध बनने के लिए हमारे साथ और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथ आएंगे। हम लोगों को अभी अपने विद्यालय खोलने हैं, जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का उद्देश्य है। और फिलहाल अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती जी ने सब लोगों को से आग्रह किया है कि आगरे में हम जनवरी के महीने से लोग छोटे बच्चों का एडमिशन लेना शुरू कर देंगे। इसी तरह से हमें पूरे देश भर में इसी तरह के विद्यालय खोलने हैं। इस विद्यालय में हम अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बौद्ध धर्म के साथ साथ सभी तरह की शिक्षा प्रदान करने का काम करेंगे। और इस तरह इसके अलावा हमें इसके अलावा बुद्ध सम्यक जीवियों का भी निर्माण करना है। अभी हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा कुछ 3-4 सम्यक जीवों का ही निर्माण कर पाई है। हमें बाकी अभी सम्यक जीवियों का भी निर्माण करना है। त्याग करने वाले लड़कों को अविवाहित होकर पूरे देश में जो काम करेंगे, ऐसे लड़कों के
ऐसे बच्चों को हमें तलाश कर उन्हें सम्यक जीवी बनाकर और देश की जिम्मेदारी उनको सौंपने का काम करेंगे। इसके अलावा हम अंतरजातीय विवाह, हमारा जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है वो अंतरजातीय विवाहों, शादियों और मेल जोल बढ़ाने का भी काम हम लोग करने का संकल्प, सभी लोग संकल्प लेंगे कि भाई हमें अंतरजातीय विवाह करवाने हैं। अंतरजातीय विवाह करवाने से जातियां टूटेंगी और जातियां टूट जाएंगी तो फिर समाज का निर्माण होगा। सब समाज जो है बाबा साहब की विचारधारा और अन्य संत महापुरुषों की विचारधारा को मानने लगेंगे और इसी से मेल जोल बढ़ेगा और जो है हमारे बुद्धिज्म का भी बहुत ज्यादा विकास होगा, बुद्ध धर्म का जो निर्माण होगा। आने वाली ये जो अभी गणना है, जनगणना है, हम लोगों को, आप लोगों से निवेदन है कि इस जनगणना में हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो गणना करने आएगा, गणना कर्मचारी, उसमें अधिक से अधिक लोगों को बौद्ध अपने आगे, अपने धर्म के आगे बौद्ध धर्म लिखना है। वो बड़े चालाक होते हैं, हमारे नाम के आगे जब जान लेते हैं कि इनके नाम इस प्रकार से हैं तो हिंदू ही लिख देते हैं। हम लोगों को जानकर अपने, जब जो गणना करने कर्मचारी आएगा तो अपनी जात, अपने धर्म के आगे वो धर्म भी लिखवाना है, जिससे कि देश में हमारी जो है गणना, हम लोगों की संख्या का पूरे सही प्रकार से दिखाया जा सके। हम लोगों को धर्म की दीक्षाएं अभी और दिलवानी है। हर साल हर राज्य में, हर साल कम से कम हर राज्य में, हमारे यहाँ जितने भी राज्य हैं हर राज्य में एक एक या दो बार धर्म की दीक्षा देने का काम हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लोगों को, अब आने वाले इस राष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से मेरा सभी से निवेदन है, हर राज्य के संयोजक महोदय से भी निवेदन है और हमारा भी निवेदन है कि मैं हर राज्य में अपना एक एक धम्म दीक्षा का कार्यक्रम, जब 2-2 साल में 2-2 धम्म दीक्षा का कार्यक्रम लगाएं। और हर राज्य को से ये भी निवेदन है, कम से कम अब जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा तो अपने अपने राज्यों में कम से कम 1-2 कैडर जरूर लगवाएं और राज्य स्तर का कैडर लगवाएं और जिले स्तर के कैडर लगवाएं और प्रदेश स्तर के कैडर लगवाएं। इसके अलावा हम लोगों को बुद्ध समाज का निर्माण करना है। बुद्ध समाज निर्माण खाली बुद्ध कहने से नहीं हो जाएगा, बुद्ध समाज का निर्माण हो जाएगा बुद्ध जैसे लगे। जैसे मुसलमान समाज का अलग से पहचान पड़ जाती है, मुसलमान अपनी दाढ़ी रखता है, टोपी लगाता है और शुक्र के दिन नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाता है। उसी तरह से हम बौद्ध लोगों को अपनी एक वेशभूषा, जो हमारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की वेशभूषा है, वो वेशभूषा में तैयार होकर के अपने बच्चों के साथ बुद्ध विहार में जाना चाहिए। और प्रत्येक दिन जो जैसे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यक्रम है, जैसे बुधवार को हम लोग बुद्ध और उनका धर्म का पाठन करते हैं। इसके अलावा हम जो संडे के दिन कार्यक्रम करते हैं तो हम बुद्ध विहारों में जाएं और बुद्ध विहारों में जाकर, और काफी संख्या में जब हम लोग एक ही वेशभूषा में सफेद ड्रेस में जाएंगे तो लोग सोचने लगेंगे, लोगों को सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि ये बौद्ध समाज के लोग इतवार के दिन बुद्ध विहारों में जाकर और जो है और वंदना करते हैं और अपने विचारों का, अपने संत महापुरुषों के विचारों का प्रसार करते हैं। उससे समाज में हम लोगों की एक पहचान बन जाएगी और बुद्धों की पहचान बन जाएगी। ये काम हम लोगों को करने हैं। और हम 20-22 राज्यों में हम लोगों ने जो हमारी कमेटियां बन गई हैं, कुछ कमेटी के सदस्य बिल्कुल अभी नहीं है, उन लोगों ने अभी हमारे फिजिकल जो कार्यक्रम है वो अभी नहीं देखे हैं। अब जब सब लोग मिलेंगे एक साथ, अब ये महामारी का जो काल जो चल रहा है ये कुछ समय में समाप्त हो जाएगा। सरकार इस टाइम हमारे विरुद्ध काम करने वाली सरकार है, वो अपने काम के लिए, तो उसके लिए कोई कोरोना काल नहीं होता। और जब दूसरे बहुजनों के या अन्य लोग परमिशन नहीं देते हैं, इसलिए हम लोगों को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। और धैर्य रखने के बाद हम लोगों को अधिक से अधिक हमें जो काम करने हैं वो काम अधिक से अधिक हमें करना है और ज्यादा युद्ध स्तर पर हमें काम करना है, क्योंकि मनुवादियों की सरकार है और ये सरकार मनुवादियों की सरकार हम लोगों को पुरानी स्थिति में लेके आना चाहती है। और हम लोग क्योंकि समतावादी हैं, इस देश के अंदर 2 विचारधाराएं इस टाइम काम कर रही हैं। एक विचारधारा
जो समतावादी विचारधारा है और एक विचारधारा जो मनुवादी विचारधारा है। समतावादी विचारधारा जो बाबा साहब ज्योतिबा फूले और बुद्ध तथा अन्य संत महापुरुषों की विचारधारा है, और एक मनुवादी विचारधारा है। ये मनुवादी विचारधारा वाले लोग हम लोगों को पुरानी स्थिति में लाना चाहते हैं, हमको मजदूर बनाना चाहते हैं, अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। लेकिन हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा जन जन तक अपनी बातों को पहुंचाकर इनके इस मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। और अपने जो हमारा जो मेन उद्देश्य है, जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का मेन उद्देश्य है, उसके अलावा हमारे महापुरुषों का जो मेन उद्देश्य था, बाबा साहब का जो मेन उद्देश्य था, भारत को बौद्ध में बनाने का, हम लोगों को राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के आधार के बैनर तले और अपने बड़े भाई धर्म प्रकाश भारती जी और अपने आचार्य किशोर बौद्ध जी के और अन्य जो हमारे बड़े वरिष्ठ साथी हैं, सभीयों के नेतृत्व में हम इस देश को बौद्ध में बनाने का काम करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जल्दी हमारा ये समाज जब से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा काम करने लगी है 2007 से और आज 2020 तक बहुत तेजी से हम लोग बढ़ रहे हैं और बहुत अधिक हमारे काम अब बौद्ध रीति रिवाज से, संत महापुरुषों के रीति रिवाज से होने लगे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले 8-10 सालों में हम जो है बहुत ज़्यादा जो हमारे लोगों की समझ में नहीं आ रहा है उनको भी थोड़ा थोड़ा जरूर समझ में आएगा। और समझ में आने के बाद एक न एक दिन वो जरूर हमारे साथ चल निकलेंगे। और जब चल निकलेंगे तो हमारा जो देश है वो एक न एक दिन जरूर बौद्ध में बनेगा। मैं अपनी बात ज़्यादा ना कहते हुए, क्योंकि अब हम मुझे ज़्यादा अपने आज के जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं आचार्य किशोर बौद्ध जी, उन्हीं को सुनना है। उनकी तबीयत भी काफ़ी दिनों से खराब थी और वो तथागत बुद्ध की कृपा से आज अनुकंपा से तक वो स्वस्थ हैं और आज इस वेबिनार में भी शामिल हैं। मैं अपना जो समय शेष है वो मैं अपने आचार्य जी को देना चाहता हूं और उन्हीं के मार्गदर्शन में जो हमें मार्गदर्शन मिलेगा राष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से हम आगे का काम करना चाहेंगे। उत्तराखंड के अलावा और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश या अन्य है हम उसमें पूरा अपना सहयोग करेंगे। उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में जहाँ भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा हम लोगों को काम पर लगाना चाहेगी हम वहीं अपना काम करने के लिए तैयार रहेंगे। और मैं अपनी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं अपनी वाणी को मैं क्षमा चाहता हूँ और अपनी वाणी को अभी समाप्त करता हूँ। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय मुख्य अतिथि का भी आप सुन रहे थे साथियों, अनम्यूट हो गया था मैं, और मैं उनके हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि पूरे भारत में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एक बढ़िया बहुत अपनी स्थान बना चुका है और भारत में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा उगता हुआ सूरज के रूप में एक बार साबित होगा। साथियों आपका सहयोग रहा तो आज 14 अक्टूबर का कल कार्यक्रम है और आपको आज संकल्प लेना होगा इस बात के लिए कि कल कार्यक्रम को भव्य बनाने हैं। 50-50 लोग प्रत्येक साथी जो सुन रहे हैं आज, मेरा उनसे करबद्ध प्रार्थना है, अनुरोध है, निवेदन है कि मेरा स्वीकार करें निवेदन को। और सुबह 7 बजे से लोग जुड़े हैं, रात को शाम को दिन में 10-10:30 बजे लोगों को जोड़ने का काम करें, 11 बजे तक जोड़ने का काम करें। ये हमारी सफलता कल हम देखने को मिलेगी। आदरणीय संस्थापक महोदय ने भी आपसे निवेदन किया कई बार, आज संख्या जैसी है तो मेरा पुनः निवेदन मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, आसाम और जितने भी प्रदेशों में, गुजरात प्रदेश, राजस्थान, जितने भी साथी लोग सुन रहे हैं, मेरी उनसे विनती प्रार्थना है, छत्तीसगढ़, सभी लोगों से 50 लाख जोड़ करके और वो अपना कमेंट लिखे बॉक्स में, हमारे यहाँ से 50 लोग बैठे, क्योंकि रिजल्ट बोलता है साथियों, क्योंकि कार्यक्रम अंतिम दौर में है। आदरणीय अध्यक्षता जो कर रहे हैं उनका भी स्वास्थ्य बहुत खराब है, लेकिन उनसे निवेदन किया गया सुबह और इसका आभार व्यक्त करेंगे। बाबूजी घनश्याम सिंह बौद्ध जी रायपुर मध्य प्रदेश देते, मैं आप कार्यक्रम को अंतिम दौर में ले जाते हुए
आदरणीय अध्यक्ष महोदय जो आज के अध्यक्ष कर रहे हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे राष्ट्रीय आचार्य जी किशोर बौद्ध जी बारमटे साहब, बालाघाट मध्य प्रदेश से हैं। बहुत समय से उन्होंने हम लोगों को मार्गदर्शन किया है। कैडर के माध्यम पूरी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को एक बहुत मजबूत स्तंभ है वो हमारे लिए, हमारे मार्गदर्शक। मैं उनसे निवेदन करता हूँ जोड़े तो अपने अध्यक्षीय भाषण में हमें सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय आचार्य जी। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे इस बहुजन समाज के लिए जिन्होंने अपने जीवन को न्यौछावर किया, ऐसे सब पूर्व महापुरुषों को मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। हमारे संस्थापक आदरणीय धर्म प्रकाश भारती जी, आज के जितने भी वक्तागण थे और जितने भी लोग आज शामिल हुए, मैं सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और बोलने की मनाही भी है, इसीलिए आज मैं अपनी बात तो रख नहीं पाऊंगा, लेकिन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आपने सम्मान पूर्वक मुझे आज इसमें शामिल होने के लिए आग्रह किया, उसके लिए भी मैं आप सभी लोगों का साधुवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आदरणीय आचार्य जी, हम तथागत गौतम बुद्ध से आपके स्वस्थ कामना करते, स्वस्थ जीवन के लिए हैं। और अभी अपने अध्यक्ष जी को सुना, अस्वस्थ हैं, बहुत बहुत अच्छा उनका वॉइस है, बहुत अच्छा समझने का तरीका है। जिन लोगों ने सुना है सभी लोग जानते हैं, लेकिन अस्वस्थ हैं वो, और हम सभी लोग उनके लिए कामना करेंगे। साथियों, कार्यक्रम अंतिम दौर में ले जाने से पहले मैं कल के कार्यक्रम की आपको रूपरेखा बता देता हूँ। साथियों, कल 14 अक्टूबर का धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस, और बड़ी प्रमुख तिथि कि 14 अक्टूबर सन 1956 को परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने धम्म को अंगीकार करके हम लोगों को सम्मान देने का काम किया। इस पूरे ST SC OBC को सम्मान से जीने का संकल्प लिया था। तो कल का जो कार्यक्रम है उसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक पूर्व विधायक जी, वरिष्ठ बसपा नेता माननीय धर्म प्रकाश भारती जी कल कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। साथियों, और कल के जो मुख्य अतिथि होंगे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक सदस्य, राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय एडवोकेट साहब रामकिशन अशोकायन बाबू जी, जिनका बहुत बड़ा योगदान पूरे भारतवर्ष में उन्होंने कैडर को माध्यम से लोगों को तैयार किया। कल वो मुख्य अतिथि होंगे, और मुख्य वक्ता के रूप में जिन्हें आप सोमवार को सुनते हैं संविधान चर्चा में, प्रोफेसर कानपुर यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ और संविधान विशेषज्ञ प्रोफेसर RC धीमान साहब कल ये मुख्य वक्ता होंगे। और विशेष अतिथि के रूप में पश्चिम बंगाल से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य आदरणीय ऋतुराज बौद्ध जी, ऐसे लोगों को सुनने का अवसर प्राप्त होगा। विशेष अतिथि के रूप में हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य छत्तीसगढ़ से घनश्याम सिंह बौद्ध बाबू जी, इन्हें भी सुनने का अवसर आपको प्राप्त होगा। और विशेष अतिथि के रूप में उपासका अंजू बौद्ध महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुत अच्छा बोलती हैं साथियों। अंजू बौद्ध जी को जब जब समय मिला है बड़ा अच्छा संदेश समाज के लिए गया है इनका। और मैं सभी से निवेदन करूंगा, जितने भी प्रखर अभी 3 दिन में बोले, 2 दिन लोग बोले, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय महासचिव, संयोजक, सह संयोजक, प्रत्येक लोगों से मेरा विनम्र निवेदन कि कल के कार्यक्रम में सुबह 7 बजे से लेकर और 10 बजे तक आपको यही रहेगा कि फोन वार्ता से और सभी लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। और कल ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लिए और धम्म के लिए, और संपूर्ण भारत के लोग इसमें जुड़ेंगे। तो कल एक बहुत अच्छा ऐतिहासिक कार्यक्रम होना चाहिए। इसी विनती प्रार्थना के साथ कार्यक्रम अंतिम दौर में ले जाते हुए आदरणीय बाबूजी घनश्याम बौद्ध जी से मैं निवेदन करूंगा कि आज के कार्यक्रम के आभार और समापन करें। आदरणीय बाबूजी घनश्याम सिंह बौद्ध जी, अगर जुड़े हो तो स्वागत आपका। नोटिंग और डायरी लेके जरूर कर सकते हैं और नोटिंग। एक आवश्यक सूचना साथियों, कल जैसा कि मैंने बताया आपको
कि कल संसभा का अध्यक्ष बहुत ओजस्वी बात रखेंगे और बाबूजी अशोकायन जी, जितने भी वरिष्ठ लोग कल बोलेंगे, महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बोलेंगी। तो मेरा निवेदन है कि एक इस तरह का पेन और नोटिंग बुक लेकर के इस तरह, और आप पूरे वेबिनार को नोटिंग करेंगे कल, और नोटिंग करने के बावजूद लोग नोटिंग करेंगे, वो सेंट्रल कार्यालय को भी अपनी एक किस तरह से नोटिंग को भेजें, जिससे हमें पता चले कि संस्था के निर्देश का, संस्था के अनुशासन का लोग कैसे पालन करते हैं। ये इससे समीक्षा आज के वेबिनार के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय धर्म प्रकाश भारती जी, आज के कार्यक्रम के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आचार्य किशोर बौद्ध जी, और आज इस वेबिनार में सभी प्रांतियों की इकाइयां समापन करें, इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। और जो हमारे आज के कार्यक्रम में बहुत ही अच्छे वक्ता रहे, जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया, उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ओर से, जिन्होंने अपना समय दिया और ध्यान से इस बात को सुना। और मेरे ख्याल से हो सकता है उन लोगों ने संकल्प भी लिया हो, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो हमारे वक्ता हैं, उन्होंने कार्य करने की पद्धति को बताया, तो संकल्प रूप में परिणत करने के लिए उन्होंने संकल्प लिया हो, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं और इस कार्यक्रम के समापन की इच्छा करता हूं। जय हिंद, जय बौद्ध, नमो बुद्धाय। बहुत आभार बाबू जी। अब मैं अपने कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय बादल सिंह बौद्ध जी से निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम समापन करें। समापन से पहले पुनः फिर मेरी एक बार आपसे प्रार्थना, कल कार्यक्रम के लिए 14 अक्टूबर को 11 बजे से कार्यक्रम है साथियों, और कार्यक्रम के लिए कम से कम 50-50 लोगों को जोड़ने का मेरा निवेदन को स्वीकार करें। मैं अपने आगरा के जिलाध्यक्ष और अपने कार्यालय से भी निवेदन करता हूं, मैं स्वयं भी सुबह 7 बजे से और सभी अपने कार्यकर्ताओं को कल जोड़ने का करूंगा, ऐसा मैं संकल्प लेता हूं। और अब मैं सभ्य सत्ता के लिए आदरणीय बादल सिंह और कार्यकारी अध्यक्ष साहब को निवेदन करूंगा, सामूहिक सभ्य सत्ता का आदरणीय बादल सिंह जी साहब। सभी साथी हम एक साथ धर्म पालन गाथा बोलेंगे। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु, सभ्ये भवन्तु जगन्मिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु, सभ्ये भवन्तु जगन्मिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् साधु साधु बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय बुद्ध भारत। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। संसार के सारे प्राणी सुखी रहे। साधु साधु साधु। आज के कार्यक्रम समापन होता है। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। और बहुत आभार, सबका बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। पुनः कल 14 तारीख को प्रातः 11 बजे सभी साथी अपना अपना साथियों को सूचना दें। बहुत बहुत आभार।